ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोग के नंबर पक्के करके जाता है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे फिर बजट, इसके साथ में आप लोग के सामने डेटा आता है पूरा निकल कर। तो इसके ऊपर में ये पूरा वीडियो रहने वाला है जिसमें डिटेल में मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो अच्छे से सुनिएगा पूरी वीडियो को टकटकी लगाकर। जो रिसेंट के एग्जाम होंगे इनमें बहुत फायदा देखने को मिलेगा आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो से। इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है हमारे देश के अंदर में जो बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है, और ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने पास्ट में अपने पेपर दे रखे हैं उनसे पूछिएगा, या फिर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा के देखिएगा, तो आप लोगों को इज्जत समझ में आएगी इकोनॉमिक सर्वे की मार्केट के अंदर में क्या होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का जो ये सेशन है ये पूरा डेडिकेटेड रहेगा इकोनॉमिक सर्वे को लेकर। बहुत ही प्यार से मैं पूरा का पूरा ये सेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। इसमें मैं सारे के सारे चैप्टर जो हैं एक उनका ओवरव्यू दूंगा। यहाँ पर टोटल 13 चैप्टर हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में, और बड़ी ही शानदार तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में ये पूरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट की गई हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर ये पीपीटी है। पर आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में मैं आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। ये भाई साहब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हमारे क्या संविधान के अंदर में लिखा हुआ है, या फिर इसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे और बेसिक चीजें सारी, उन्हें कहते हैं कि बेसिक से एडवांस तक पूरा लेक्चर शानदार तरीके से देखेगा पेशेंस बनाकर। वैसे कौन अब की बार जो है वो एग्जाम देने वाला है और कौन नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाला है, या फिर किस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। सबसे पहले तो हमारे देश के अंदर में जो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आप लोगों को यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करती हुई नजर आती है। और पर्टिकुलर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इकोनॉमिक डिवीजन जो कि हमारे देश के अंदर में नॉर्थ ब्लॉक है। खासकर आप लोगों ने ये जब दिल्ली में आप लोग जाते हैं तो ये बिल्डिंग्स वगैरह आप लोगों ने देखी होगी। नहीं देखी है तो आप लोग जब यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाओगे तो तब देख लेना आस-पास में वहां पर घूमकर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में पूरा का पूरा ये हमारे देश का जो सिस्टम है इकोनॉमी से रिलेटेड वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे है ये किसके अंडर में डिजाइन किया जाता है, तो ये है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। अब की बार कौन है, इनका आप लोगों ने लेक्चर सुना होगा, इनका स्पीच भी आता है इकोनॉमिक सर्वे को लेकर, आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा। इनका नाम है वी वी अनंथा नागेश्वरन। इनके द्वारा ये अब की बार इकोनॉमिक सर्वे जो है ये पब्लिक में प्रस्तुत किया गया। पार्लियामेंट के अंदर में तो आप लोगों को पता है कौन प्रस्तुत करता है, नहीं पता है तो अभी बता देंगे। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करती है बिफोर द बजट। जैसे मान लीजिए आज इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, कल बजट आएगा, इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर ये पर्टिकुलर पूरा प्रोसीजर चलता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि अभी आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा कि भाई 24 और 25, यानी कि हम लोग बैठे तो हैं आज के डेट में 2025 में, पर लेकिन यहाँ पर 24 लिखा हुआ है। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट में ये फर्क होता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो आप लोग का पास्ट होता है, ठीक है, और जो बजट होता है वो आप लोग का फ्यूचर होता है। तो ये समझो कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक्स है जिसके साथ में आप लोग रहते थे या फिर रहती थी, और जो फ्यूचर है वो आप लोग का यहाँ पर आएगा जिसके साथ में आप लोग की शादी होने वाली है। तो बजट जो है वो शादी है, और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आप लोगों का क्या है, लव अफेयर। ऐसे याद रख लेना। यानी कि पूरा पास्ट आप लोगों के सामने है, पूरे पिछले साल में क्या क्या हुआ वो सारे पॉइंट्स आप लोगों के सामने हैं। मार्केट में सब चीजें चल रही है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, अप जा रही है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लॉन्च करी है, वो सब का सब इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में आता है। पिछले साल की आप बीती तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में रहती है। बजट जो आता है वो प्रस्तुत किया जाता है वो अगले साल के लिए कि भाई अगले साल कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या खर्च करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से मार्केट के अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल है, बस उसको कंपाइल कर कर सरकार आप लोगों को बताती है कि भाई क्या क्या डेटा है इससे रिलेटेड, तो वो आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये यूनियन बजट से एक दिन पहले आता है। पहले यहाँ पर ऐसा था कि भाई यूनियन बजट के साथ ही आप लोगों को देखने को मिलता था, पर अब यूनियन बजट से पहले आप लोगों के सामने रखा जाता है। इसका जो ड्राफ्ट होता है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनके द्वारा यहाँ पर हमारे देश के अंदर में जो सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हैं उनके साथ में मिलकर ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट मतलब एक ऐसा ढांचा जो यहाँ पर फाइनल फिर आगे चलकर पब्लिक में रखा जाएगा। तो जैसे आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी, पॉलिटी में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे, है कि नहीं। तो उन्होंने पूरा ड्राफ्ट किया था तैयार, वो यहाँ पर संविधान में कहाँ पर क्या क्या लिखा जाना है, तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये ड्राफ्ट इनके द्वारा तैयार किया जाता है।
और जो फाइनल वर्जन रहता है फिर उसको चेक किया जाता है, भाई कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, स्पेलिंग कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। तो फाइनेंस जो सेक्रेटरी है और फाइनेंस मिनिस्टर जो है यहाँ पर बेसिकली वो उसको यहाँ पर एक क्लैरिटी देखते हैं कि क्या क्या दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर यहाँ पर ये इसके अंदर में ये प्रेजेंट कहता है पार्लियामेंट के अंदर में। सारा का सारा डेटा जो है इसके अंदर में हमारे देश के अंदर में नेशनल स्टेटिकल ऑफिस जो कि एनएसओ है, पहले इसका नाम क्या था, इसके अंदर में दो ऑर्गेनाइजेशन मर्ज कर बनाई गई। जो करंट अफेयर की रेगुलर वीडियो आती है उसमें मैंने कई बार आप लोगों को ये बात बताई है। ये डेटा इकट्ठा करता है सारा का सारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। तो ये डिवीजन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कई बार तो ये जब वनडे टाइप एग्जाम होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो इसको पार्लियामेंट में रखती है यहाँ पर, ताकि इसके ऊपर में डिबेट और डिस्कशन हो। तो ये कौन करता है, ये करती है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये बेसिक है इसके बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे ये प्रोसीजर आगे बढ़ता है। कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं इसकी कि पहले इकोनॉमिक सर्वे कैसे प्रेजेंट किया जाता था, हम लोगों ने अब इसके अंदर में क्या चेंज कर दिया, किस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है, पार्लियामेंट के एक हाउस में रहता है फिर दोनों हाउस में, तो ये कुछ बेसिक बातें भी आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले पहला इकोनॉमिक सर्वे हमारे देश के अंदर में कब प्रेजेंट किया गया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये 1950-51 में ये पहला फाइनेंशियल ईयर जो था उसका इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था। तो लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि 1964 यानी कि 1964 से पहले हमारे देश के अंदर में बजट के साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे को भी प्रेजेंट कर देते थे पार्लियामेंट के अंदर में। लेकिन आप लोगों को पता है कि दोनों चीजें अगर एक साथ में प्रेजेंट करेंगे तो ढंग से कोई देख भी नहीं पाएगा, समझ भी नहीं पाएगा, वैसे ही बस साइड में रख देगा उठा के, ज्यादा डिबेट डिस्कशन भी नहीं होने का है। तो इसलिए 1964 के बाद में लगा कि नहीं यार, बजट वाले दिन वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं और भी पूरा जो स्पीच चलती है वो सब चीजें, तो इसको एक दिन पहले प्रेजेंट कर लेते हैं। तो 1964 से इसको डीलिंक कर दिया बजट से, यानी कि बजट से अलग कर दिया, और एक दिन पहले ये प्रेजेंट किया जाने लगा एडवांस में हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट के अंदर में, ठीक है। जो यहाँ पर एनुअली जो हमारे देश के अंदर में पूरे साल में क्या क्या पूरे डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या हमारे देश के अंदर में पूरा काम चला है, तो उसका लेखा जोखा होता है। तो ये एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप एनुअल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। फ्लैगशिप का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर में सब कुछ समाहित रहता है, जैसे फ्लैगशिप स्कीम बोलते हैं कि उसके अंदर में पूरे सेक्टर का सब कुछ आ गया, ऐसे ही फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट होता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इकोनॉमिक सर्वे, जो कि यहाँ पर एक तरीका रिव्यू रहता है कि पूरे पिछले साल हमारे देश के अंदर में जो 12 महीने रहे, उन 12 महीने में हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो उसकी एक समरी रहती है, उसका एक नोट्स रहता है, ये नोट्स फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलता है, चैप्टर वाइज बाकायदा क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या हाईलाइट्स रही पॉलिसीज की उसके बारे में, और इकोनॉमी ने कैसी परफॉर्म की और फ्यूचर में कैसी परफॉर्म कर सकती है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का एक एनालिसिस किया जाता है इसके अंदर में। और दोनों हाउस में पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, ये लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी, ठीक है। तो दोनों जगह यहाँ पर ये प्रेजेंट किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। तो ये बहुत ही एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जब मैं इंटरव्यू सुन रहा था सेक्रेटरी साहब का, तो उस टाइम पर उन्होंने कई सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी दिए थे यहाँ पर अपनी बातों को रखते हुए, तो मैं वो एग्जांपल भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें कि रिसेंट में यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हुए इकोनॉमी में, उसको उन्होंने कंपेयर किया है हमारे देश की इकोनॉमी के साथ में, और ये बताया कि कहाँ पर हम लोग पीछे रह गए हैं, कहाँ पर कुछ कमियां खामियां हैं, कहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात की है, एजुकेशन के बारे में हमारे देश के अंदर में, एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए एक एक चैप्टर हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है ये है बेसिकली हमारे देश के अंदर में स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की स्टेट क्या है उसके बारे में बात की जा रही है, और फिर से बताया जा रहा है कि हम लोग बैक टू द अपने जो एक तरीके से तेजी पर प्रोग्रेस पर आ रहे हैं। लेकिन नहीं कहते कि बीच में पाथ हट गया था कि कोविड-19 भी आया, बहुत सारी समस्या हुई, अब फिर से बैक टू द पवेलियन आ रहे हैं। तो ये पहले चैप्टर में इनके द्वारा बातें की गई। पहला चैप्टर जो है यहाँ पर इन्होंने बाकायदा बताया है कि किस तरीके से दुनिया की ग्रोथ है यहाँ पर ओवरऑल अगर आप लोग वर्ल्ड की देखोगे, और कैसे यहाँ पर जो एडवांस यानी कि जो अमीर देश हैं उनकी ग्रोथ कैसी है, और कैसे यहाँ पर ग्रोथ उन देशों की है जिनको आप लोग बोलते हैं इमर्जिंग मार्केट, खासकर डेवलपिंग कंट्री जिसमें से हम लोग भी आते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इसको समझाया है, और ये 3 साल का बताया इन्होंने, 23 में कैसा रहा, 24 में कैसा रहा, और 25 में अब तक का किस तरीके से एक्सपेक्टेशन आप लोग लगा सकते हैं आने वाले टाइम में। ये डेटा इन्होंने जो निकाला है यहाँ पर, ये निकाला है आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सोर्स है, जिसके बेसिस पर इन्होंने ये प्रेजेंट किया है।
यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर में इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर इनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे देश के अंदर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किस तरीके से देखने को मिला, जबकि ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी थी। मतलब क्या है? भई आप लोगों को पता है फिलहाल के टाइम पर पैलेस्तीन और इज़राइल की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चल रही थी। साथ ही साथ में और भी कई जगह कई सारे इश्यूज़ निकल कर आए थे। पास्ट में अगर देखोगे सीरिया के जो मुखिया हैं वो छोड़कर भागे अपना देश, ठीक है? उससे पहले यहाँ पर सऊदी अरेबिया और यहाँ पर यमन की लड़ाई चल रही थी और इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारी जगह इस तरीके से सींग अभी लड़ रहे थे लोगों के। तो कई जगह कंडीशन देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान आप लोग समझ ही रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर में तख्ता पलट दिया गया। तो हमारे पड़ोस में बहुत सारी अनसर्टेनिटी रही यहाँ पर। श्रीलंका की कंडीशन आप लोगों को पता ही है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी इंटरनेशनल लेवल पर जिसकी वजह से हमारी खुद की जो एक जीडीपी है, यानी कि देश का जो ग्रोथ है, वो कहीं न कहीं एक एवरेज रहा। एक पूरे डेकेडल एवरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके नियर रहा। यानी कि ये जो अपनी स्पीच दे रहे थे, वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, ठीक-ठीक चल रही है इकोनॉमी, बहुत अच्छी नहीं है और बहुत ही बुरी नहीं है। ठीक है? प्राइवेट कंजप्शन जो है और इन्वेस्टमेंट जो है, वो की ड्राइवर रहते हैं नॉर्मली और वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलकर काम करना चाहिए। पर लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आती है निकल कर वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महँगाई। अगर बैंक के अंदर में आप लोगों ने अपने ₹100 रख दिए हैं, तो ₹100 जो हैं वो आप लोग के 1 साल बाद घटकर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई साहब वो ₹94 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 6 आप लोग के परसेंट से महँगाई बढ़ गई है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इंसान की अर्निंग तो उतनी की उतनी है, पर लेकिन महँगाई बढ़ती जा रही है। जो चीज़ पहले ₹5 में आती थी, वो चीज़ अब ₹8 में आती है यहाँ पर। तो ये समस्या निकल कर आती है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है यहाँ पर। तो इन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। हालाँकि आप लोगों को याद होगा जब मैं आर्टिकल डिस्कस करता था कई बार एडिटोरियल, उसमें कि इन्फ्लेशन कैसे ऊपर-नीचे जा रहा है, वो सारी बातें मैंने कई बार आप लोगों को बताई है, ठीक है? और इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से जो हमारे देश में मैक्रो इकोनॉमी है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात की है। ग्लोबल कई सारे चैलेंज रहे, इनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी रिस्क रहा, बहुत सारी अनसर्टेनिटी रही। कोविड-19 से गुजरे पहले, कोविड-19 के बाद में फिर रसिया और यूक्रेन की लड़ाई होगी, उसके बाद में सीरिया और पैलेस्तीन वाला मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर। इज़राइल, पैलेस्तीन, सीरिया का मुद्दा देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिले। तो मतलब कहने का ये है कि उल्टी-सीधी हरकतें होने के बावजूद भी, पड़ोस में टेंशन होने के बावजूद भी, सब कुछ जो है एक ठीक-ठाक लेवल पर चलता रहा, इनके हिसाब से माने तो। ये यहाँ पर इन्होंने बाकायदा ये ग्राफ प्रेज़ेंट किए गए हैं यहाँ पर। इसमें इन्होंने पीएमआई भी दिखाया। याद है पीएमआई कई बार हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। अच्छा कौन प्रस्तुत करता है बताइए ज़रा? और इसी के साथ में बताइए कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से काउंट करते हैं? याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने बताया था कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़ दोनों को लेते हैं और इसके बेसिस पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि कैसे दुनिया की ज़िंदगी जो है वो आगे चल रही है। ठीक है? इसमें 0 से लेके 100 तक लेते हैं और 50 मीडियम रहता है। 50 से ऊपर जाता है तो एक्सपेंड हो रहा है और 50 के नीचे है तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। बताया था ना ये सारी चीज़ें? तो इकोनॉमिक सर्वे में अगर बात कर दी गई है इस टॉपिक के बारे में, तो भाई डायरेक्टली आप लोगों से परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बाकायदा ग्राफ बनाकर इसको प्रस्तुत कर दिया गया है। तो इसलिए टॉपिक को ढंग से रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके? ये भी इन्होंने पिक्चर से समझा दिया कि ग्लोबल लेवल पर कितनी दिक्कतें देखने को मिली। जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रही। ये एक तरीके से दुनिया लेवल पर कहीं न कोई न कोई लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पर अगर देखोगे कंपेयर करके 2013 के कंपेयर में, 23 के कंपेयर में, 24 में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली। साथ ही साथ में जियोपॉलिटिकल दिक्कत रही यहाँ पर। एक अलग-अलग देश के लीडर को लेकर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल पर बढ़ती नज़र आई। इसका इम्पैक्ट हमारे देश की जीडीपी पर भी देखने को मिला। ठीक है? जब कोई देश जो है वो ठीक रहेगा, खुश रहेगा तभी तो दूसरे देश के अंदर में आकर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली जो कि इनके द्वारा बहुत ही बखूबी तरीके से बात की गई इसके बारे में। अब चलते हैं दूसरे सेक्टर की ओर यानी कि दूसरे चैप्टर की ओर ये है मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या-क्या डेवलपमेंट हुए। तो इसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा है कि स्टॉक मार्केट के बारे में बात की है। साथ ही साथ में यहाँ पर किस तरीके से हमारे देश के अंदर में डीमैट अकाउंट खोले गए। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। हमारे देश के अंदर में हर साल 33% ईयर ऑन ईयर यानी कि हर साल डीमेट अकाउंट जो है वो बढ़ रहे हैं। पहले कोई जानता भी नहीं था स्टॉक मार्केट के बारे में प्रॉपर वे में। आज की डेट में हर एक इंसान जो है इनके हिसाब से माने तो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट दिखा रहा है यहाँ पर। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पर। तो इसके चलते हमारे देश के अंदर में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें अच्छी चीज़ क्या देखने को मिली कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो कम हो गया है। ये क्या होता है? जब कोई इंसान जो है वो बैंक से पैसा लेकर जाता है, बैंक से पैसा मान लीजिए कोई ₹10,000 लेकर गया। इस पे ये कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा, मान लीजिए यहाँ पर इस पर 8% का इंटरेस्ट देगा। ये इंटरेस्ट तो दूर की बात है, ये लगने लगता है कि भाई मूल भी गिर गया, जो बैंक ने दिया है वो पैसा बर्बाद हो गया।
तो इस तरीके से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर लगता है कि नॉन परफॉर्मिंग बन गया, यानी कि इंटरेस्ट तो आ ही नहीं रहा और पैसा भी गया। तो यहाँ पर बैंक का बहुत सारा पैसा मरता है। विजय माल्या टाइप के, नीरव मोदी टाइप के लोग बहुत सारी हरकतें करते हैं। तो अब ये देश के अंदर में बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए, जिसकी वजह से ये अब हरकतें जो हैं वो कम हो गई यहाँ पर। और इसी के साथ में रोबोस्ट कैपिटल एडुकेसी रेशियो हो गया हमारे देश के अंदर में, जिसका इकोनॉमी के ऊपर में डायरेक्टली पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। इससे हमारे देश के अंदर में जो सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये आप लोग यहाँ पर देखिए। इनके द्वारा दोनों के बारे में बताया कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, ये याद रख लेना, डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है जो डेटा इन्होंने दिया यहाँ पर, कि कितना था यहाँ पर 7.3 था मार्च 2021 में, और सितंबर 2024 में ये 2.6 आ गया घटकर। तो ये पॉजिटिव बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, प्रोफेबिलिटी के बारे में बात करें, तो ये भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है पहले के कंपेयर में। आज के डेट में अगर इसको आप लोग कंपेयर करोगे तो ये लगभग डबल आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है, आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव साइड में हमारे देश की इकोनॉमी चल रही है अगर इनके हिसाब से माने। बैंक में अगर क्रेडिट की स्टडी करें तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ईयर ऑन ईयर बैंक जो है वो अच्छे खासे क्रेडिट दे रहे हैं, यानी कि लोग जो है वो बैंक से काफी अच्छे से लोन ले रहे हैं। तो समाज के अंदर में लोन का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छे लेवल पर देखने को मिल रहा है। उसका भी ग्राफ इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। यहाँ पर ये जो लेक्चर है ये खासकर अगर आप लोग बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर या फिर नाबार्ड किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे पीओ एसबीआई खासकर, तो उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए चलिएगा। इस स्लाइड से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कुछ कुछ बातें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, खासकर एक तो यही बात याद रखना कि ईयर ऑन ईयर जो है वो डीमेट अकाउंट यहाँ पर बढ़ गए हैं। डीमेट अकाउंट को मैं फिर से बता दूं, अगर आप लोग को स्टॉक मार्केट के अंदर में आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग को अपना अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जो कि बैंक अकाउंट से अलग होता है। बैंक अकाउंट आप लोग का अलग होता है, डीमेट अकाउंट आप लोग का अलग होता है। तो ये अलग से खुलवाना आप लोग को पड़ता है यहाँ पर। और इस अकाउंट को आप लोग अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर उसमें डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। यहाँ पर जो पैसा होगा पहले डीमेट अकाउंट में ऐड होगा और फिर आप लोग स्टॉक मार्केट में उसको बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उसको प्रॉपर ट्रेस किया जा सके सरकार के द्वारा भी। तो ये डीमेट अकाउंट आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पर हमारे देश के अंदर में म्यूचुअल फंड में काफी लार्ज स्केल पर लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किया गया। तो ये बताया जा रहा है कि 2.9 करोड़ था, अब बढ़कर यहाँ पर 5.6 करोड़ हो गया म्यूचुअल फंड। और इसमें अगर आप लोग बात करेंगे एसआईपी, यानी कि जो सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट नॉर्मली आप लोग बोलते हो, तो यहाँ पर भाई साहब ये भी अच्छे खासे लेवल पर बढ़कर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 0.23 लाख करोड़ पहुंच गया। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, हमारे देश के अंदर में जो अगर बात करें प्राइमरी मार्केट के बारे में, तो इसमें भी अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला। इसमें इन्होंने बताया कि 11.1 लाख करोड़ जो आप लोग को देखने को मिलेगा प्राइमरी मार्केट के अंदर में, ये देखने को मिला 5% मोर देन अगर आप लोग कंपेयर करोगे पिछले फाइनेंशियल ईयर के। आईपीओ की धूम रही भाई साहब, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे दुनिया भर की कंपनी अपनी आईपीओ लेकर आई। एक न्यूज में मैं देख रहा था और उसमें खासकर ये देखने को मिला कि बहुत सारी नई नई कंपनियां आज के दिन में आईपीओ लेकर आ रही है। और कैपिटल जो मार्केट है उसमें भी आप लोग काफी अच्छा खासा ये जंप देखने को मिला। तो इंडिया की जो आज की डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके बारे में बात करें, उससे जीडीपी का जो रेशियो है ये आप लोगों को यहाँ पर 136% है एट द एंड ऑफ दिसंबर। ये भी काफी बेटर देखने को मिला। यानी कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में स्टॉक मार्केट एक पॉजिटिव साइड में बढ़ता हुआ नजर आया, अगर आप लोग यहाँ पर कंपेयर करोगे पहले के कंपेयर में। और कोविड 19 में जो डूब गई थी चीजें, वो भी अपने पाथ पर वापस आती हुई यहाँ से नजर आई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को पहले पता है, कई बार मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, कि हमारे देश के अंदर में जो फाइनेंशियल जो इंक्लूजन होता है, मतलब उन लोगों के पास भी बैंक अकाउंट पहुंच गया जिनके पास में बैंक अकाउंट पहले नहीं हुआ करता था। तो गांव वाले एरिया में आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर खासकर जो लोग जो है अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, जनधन एक तरीके से इस्तेमाल कर कर, जनधन खाते आप लोगों ने सुना होगा, जिसके पास में मोबाइल है, जिसके पास में आधार कार्ड है, उन लोगों का आराम से बैंक अकाउंट खुल जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उन लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर लेकर चल रही है सरकार ने, ये बोला। यहाँ पर जो संख्या है ये यहाँ पर अगर देखोगे इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर में तो एक अच्छे खासे लेवल पर इंक्रीज हुआ, 53.9 से बढ़कर 64.3 हो गया 2021 से अगर 24 में कंपेयर करोगे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है वनडे टाइप एग्जाम में, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पर। इसमें इन्होंने पूरा दिया है कि कहाँ कहाँ पर कितने सारे लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, कितनी सारी ब्रांच वगैरह खोली गई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो ये बताइए स्टेट के अंदर में ऑल ब्रांच, यहाँ पर ग्रामीण बैंक, रूरल ब्रांच, वो सारी कितना डिपॉजिट किया गया पैसा, ये तो काम का है नहीं, पर हाँ ये जरूर याद रख लेना जो ऊपर मैंने बताया अभी, ठीक है।
कि भाई साहब फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वाला चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें आप लोग एफडीआई भी इंक्लूड करते हैं। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारत में बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है उसके बारे में भी यहाँ पर आप लोगों से बात की जा रही है। इसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेसिकली जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले आता है कि हमारे देश के अंदर में जो आज की डेट में सेक्टर है, तो उसमें अगर पूछे आप लोगों से कि एफडीआई जो है वो सबसे ज्यादा आप लोगों को कहां पर देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर याद रखना। सबसे ज्यादा एफडीआई हमारे देश के अंदर में मिला पहले नंबर पर, यह है सर्विस सेक्टर के अंदर में, जिसमें फाइनेंशियल और इंश्योरेंस जैसी कैटेगरी है। टोटल जितना भी एफडीआई आया उसका लगभग 20% अकेला आप लोगों को यहीं पर देखने को मिला। दूसरा है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी में, यहाँ पर जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वहां पर देखने को मिला। और तीसरा ट्रेडिंग के अंदर में आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर ये यहाँ पर आता हुआ नजर आया। एनर्जी में यहाँ पर देखने को मिला, इसी के साथ में बाकी और दूसरे एरिया में देखने को मिला। पर लेकिन तीन तो एटलीस्ट याद रखिएगा, सर्विस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ट्रेडिंग, इनमें सबसे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, और तीसरे नंबर पर एनर्जी। ठीक है, ये बेसिक है। बाकी और भी बहुत सारे यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये कुछ और ऑटोमोबाइल वगैरह, तो हल्का सा याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो क्या है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में ये बताया गया कि हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आज की डेट में 2024 के एंड में कितना था। तो यहाँ पर 640 बिलियन देखने को मिला। मतलब हमारे देश के अंदर में जो टोटल हम लोगों ने उधारी ले रखी है उसका लगभग 90% आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। यानी कि हमारे देश के ऊपर में जो आज के डेट में बाहर से उधारी आ रखी है, तो ये समझ सकते हैं कि वो ज्यादा नहीं बची हुई है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर कर कंप्लीट अपनी खत्म कर सकते हैं। पर लेकिन उधारी अच्छी होती है कई बार, जैसे कि हमारे देश के अंदर में अगर बाहर से कहीं उधारी ले रहे हैं तो हम लोगों ने बांध बना लिया, रेलवे बना लिया, जैसे जापान की हेल्प से हम लोगों ने मेट्रो बनाई थी। तो ये ऐसा है कि जो डेट यानी कि उधारी होती है वो पॉजिटिव होती है अगर आप लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। पर लेकिन पता चला आप लोगों ने बाहर से लोन लिया, उसको आप लोगों ने पार्टी में उड़ा दिया, तो वो गलत होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहता है जब आप लोग डेवलपमेंट करते हो और साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब भी जनरेट करते हो। इसी के साथ में यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात की जा रही है, वो बढ़ गया हमारे देश के अंदर में। रीजन क्या है, हमारे देश के अंदर में बहुत सारी चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो इसके बारे में भी इन्होंने बताया यहाँ पर कि भाई साहब कितना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया ये बहुत ही कम था, कितना हम लोगों ने इंपोर्ट किया बहुत ही ज्यादा था। इसी के साथ में नॉन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम कैटेगरी में भी आप लोग जाओगे तो इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बताया कि क्या क्या हम लोग खरीद रहे हैं, सोना कितना खरीद रहे हैं, वो सारी चीजें। तो इसमें भी काफी बड़ी दिक्कत होती है हमारे देश के अंदर में, क्योंकि जब हम लोग ऐसा सामान खरीद कर लेकर आते हैं जिस सामान को हम लोग बेसिकली यूज नहीं करते हैं, वो पड़ा पड़ा रहता है, तो इकोनॉमी में कुछ अच्छी पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती है। जैसे नहीं, घर में लाकर सोना रख लिया, भाई वो कोई यूज थोड़ी ना हो रहा है इकोनॉमी के अंदर में, लेकिन हम लोग खरीद कर तो बाहर से लेकर आए सोना, अब पैसे तो हम लोगों ने पेमेंट कर दिए, तो वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही घर में रख लिया, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसका इकोनॉमी के ऊपर में बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर जो है वो काफी अच्छा रहा है यहाँ पर। इसके बारे में अगर बात करें, सर्विस का देखो, सामान तो हम लोगों ने ज्यादा इंपोर्ट किया है, अगर आप लोग ढंग से देखोगे हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं जबकि एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। जबकि सर्विस सेक्टर की कैटेगरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इंपोर्ट जो है वो काफी कम कर रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर में हम लोग पॉजिटिव में रहते हैं, तो सर्विस सेक्टर में हमारा ट्रेड जो है वो सरप्लस रहता है। और अगर आप लोग यहाँ पर बात करोगे तो हम लोग ट्रेड में हमेशा डेफिसिट देखने को मिलेगी। ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है, जब हम लोग इंपोर्ट जो है वो कम करते हैं और एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा करते हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने कोई ना कोई प्रोडक्ट देश के अंदर में बनाया होगा, वो किसी ने किसी कंपनी ने बनाया होगा, उस कंपनी ने किसी को जॉब भी दी होगी, उस कंपनी ने टैक्स भी पे किया होगा, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। जैसे चाइना इसलिए तो आगे बढ़ता है, क्या हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर में कंपनी आए और वहां पर प्रोडक्ट बनाए? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टेप हम लोगों ने उठाए पास्ट में। जैसे यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव के बारे में बात करो, सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए जिसमें लॉजिस्टिक को लेकर काम किया गया। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने और ले जाने का जो खर्चा है वो हमारे देश में आज भी बहुत ज्यादा है। यानी कि आप लोग ये मानो, अगर आप लोग कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं, हमारे देश के अंदर में जीडीपी का लगभग 14% आज भी खर्च होता है सामान को लाने ले जाने में, जिसकी वजह से प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। जबकि अमीर कंट्री में ये लगभग 8% के करीब है।
तो हमारा टारगेट भी है, इसीलिए हम लोग इंटरलिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम लोग आज के डेट में पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, हम लोग हाईवेज डेवलप कर रहे हैं, इसकी वजह से उड़ान स्कीम चल रही है, उसके थ्रू भी हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ताकि हम लोग अपने एक्सपोर्ट को आसानी से लेकर चल सकें। पॉलिसी में सरकार काफी अच्छे से कनेक्टिविटी बना रही है, यहाँ पर बहुत सारे लेवल पर यहाँ पर जो पेपरलेस काम किया जा रहा है, इवन ई बैंकिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, ट्रेड को कनेक्ट किया जा रहा है अलग अलग ई प्लेटफॉर्म से, और भी कई सारे जो है सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह यूज किए जा रहे हैं, ताकि इस चीज को अंडरस्टैंड किया जा सके और अच्छे से इसको आगे लेकर हम लोग चल सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि एफडीआई का जो इनफ्लो है हमारे देश के अंदर में, यहाँ पर ये काफी अच्छा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और बाकी जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये रिपैट्रिएशन, ये आप लोगों को यहाँ पर इस लेवल पर आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो दोनों समझ सकते हैं, पर लेकिन एफडीआई का जो इनफ्लो है उसको लेकर आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने फोकस दिया कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो लगभग 14.1% एफडीआई लेकर आई, जबकि सॉफ्टवेयर से ज्यादा हमारे सर्विस सेक्टर में आया। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है यहाँ पर वो आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिला, वो नहीं बचाने वाला था एक तरीके से डूबती हुई नैया को। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, इसी की वजह से अच्छा खासा एफडीआई देखने को मिला। बाकी देश के अंदर में जो पैसा आया बाहर से, जो रेमिटेंस वगैरह उसके थ्रू चीजें आई बहुत सारी, तो इसमें भी आप लोग को अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला। तो ये एक पॉजिटिव एंगल इकोनॉमी के लिए आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है फॉरेक्स रिजर्व, कितना कितना है हमारे देश के अंदर में, ये एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं गुल्लक है हमारे देश की, जिसमें हमारे देश का पैसा रखा हुआ है। अगर इमरजेंसी में हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़े तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, 1990s में एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए गए थे, उस टाइम पर हमारा फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया था। पर फिलहाल के टाइम पर ये फॉरेक्स रिजर्व आप लोग को 640 देखने को मिलेगा। तो ये काफी पॉजिटिव है, पर लेकिन इंपोर्ट हम लोग को कम करना पड़ेगा, वरना ये घटना स्टार्ट हो जाता है। एक बार ऑल टाइम हाई पे चला गया था सितंबर 2024 में, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर हम लोग को काफी कुछ इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उसकी वजह से नीचे चला गया। तो फिलहाल जो है 640 जो है यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, और आप लोग इस डेटा को इस्तेमाल भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग के अंदर भी। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं, ये प्राइस क्या क्या रहे और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कैसे रही और उसकी क्या क्या चीजें चेंज हुई। यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया, इसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। कोर इन्फ्लेशन होता है उन आइटम को यहाँ पर चेक करना जिनका प्राइस जो है वो ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो मतलब कहने का ये है, जैसे कि फूड हो गया, या फिर फूड आइटम हो गए, या फिर जैसे कि एनर्जी, डीजल, पेट्रोल हो गए, ये काफी वोलेटाइल है, इनके चेंज होते रहते हैं। तो इनको हटाकर जो भी आइटम बच जाते हैं बास्केट के अंदर में, उनका इन्फ्लेशन चेक करना, इसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। पर जो हेडलाइन होता है उसमें सब कुछ हम लोग चेक कर लेते हैं, सब कुछ जो भी मार्केट के अंदर में है उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुआ है, जबकि फूड इन्फ्लेशन जो है वो वोलेटाइल रहा, कभी यहाँ पर ज्यादा बढ़ गया, कभी कम, उस तरीके की चीजें देखने को मिली। कभी टमाटर के भाव ज्यादा तो कभी प्याज के। गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया कई बार, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, जानबूझ के प्राइस बढ़ा देते हैं, मार्केट में उतारते नहीं है। प्याज जो है मार्केट में बेसिकली गोदाम के अंदर में रख ली, तो गवर्नमेंट को कई सारी स्टेप उठाने पड़ते हैं। जैसे देश के अंदर में अगर चीनी की कमी होगी फिर भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर प्राइस अच्छा मिल रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, ताकि देश के अंदर में आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा सको। तो कई बार गवर्नमेंट का जो इंटरवीन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर लेकिन कई बार कंडीशन खराब होती है कि किसी एरिया में, मान लीजिए आज के डेट में टमाटर उगाते हैं, उस एरिया में बाढ़ आ गई, सारे टमाटर खराब हो गए, तो वेजिटेबल जो है वो बहुत ही जल्दी ऊपर नीचे प्राइस होता हुआ नजर आता है। तो इसलिए अगर हमारे पास में स्टॉक है तो हम लोग वहां से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके लिए बात भी करते हैं कि हम लोग को जो एक चेन है वो बना के रखनी चाहिए। तो ग्लोबल लेवल पर भी खासकर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कई सारे देश, खासकर जब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, गेहूं को लेकर परेशान हो गए थे, तो भारत ने बहुत सारे लोगों को गेहूं प्रोवाइड कराया, ठीक है। अगर मार्केट में प्याज और टमाटर महंगे हो गए तो सरकार ने कंट्रोल किया और सब्सिडी रेट पर उनको, छूट पर प्राइस देके हुए उनको यहाँ पर, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ऐसे ही मार्केट में गेहूं और पल्सेस के बारे में बात करें तो सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि बाहर ले जाकर आप लोग नहीं बेचोगे। तो सरकार प्राइस कंट्रोल करती है ताकि लोगों को सही तरीके से चीजें यहाँ पर मिल सके, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन बता दिया। बाकी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई नापने का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, यानी कि कंज्यूमर लेवल पर, यानी कि जब कोई सामान आप लोग खरीद कर लेकर आते हो तो आपको कितना महंगा पड़ता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, यानी कि फैक्ट्री में से जब सामान आता है तो यहाँ पर दुकानदार किस लेवल पर उसको लेकर आता है। तो ये दो पैटर्न होते हैं नापने के, यानी कि फैक्ट्री में सामान बना, फैक्ट्री से निकाल कर लेकर आया कोई इंसान, तो भाई साहब कोई कम अपनी दुकान पर ले जाकर बेच रहा है, तो यहाँ पर ये कितना महंगा इसको पड़ रहा है, होलसेल रेट पर लेकर आएगा ना वो। तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये डेटा भी इन्होंने बताया कि कैसे कैसे यहाँ पर प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं।
और साथ ही साथ सरकार ने किस तरीके से यहाँ पर जो गेहूं हो गए, चावल हो गए या फिर दूसरा जैसे आटा हो गया, उसके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने भी कई सारे मेजर्स लिए, तो उसके बारे में बात की गई है। पल्सेस को लेकर अगर बात करें तो अंडर ब्रांड भारत, ये जो चना हो गया, मूंग हो गया या मैसूर की दाल हो गई, कई सारी चीजें रही, कई सारी चीजें जैसे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के बारे में बात करी, ताकि बाहर से सामान आ सके हमारे देश के अंदर में, और फिर उसका जैसे प्राइस सस्ता हो जाता है। क्योंकि प्राइस बढ़ता कब है किसी भी प्रोडक्ट का, जब मार्केट में अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है और खरीदने वाले ज्यादा होते हैं, तो तब बढ़ता है यहाँ पर। तो इसलिए कई सारे एरिया में सरकार जो है, चाहे दालें हों चाहे सब्जियां हों, उनके ऊपर में बफर स्टॉक को कंट्रोल करते हुए या कई सारी चीजों को कंट्रोल करती है। पर लेकिन कई बार जो है वो वेदर का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तो सब्जी बेकार हो जाती है। तो ये बातें यहाँ पर इसके अंदर में बताई गई हैं कि कैसे कैसे महंगाई जो है वो देखने को मिली और सरकार कंट्रोल करती हुई यहाँ पर नजर आई। सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे बिजनेस जो है वो ऐसा आसान हो जाए। डीरेगुलेट करने का मतलब होता है कि सरकार ने इंटरफियरेंस करना बंद कर दिया। जैसे नहीं, घर पे बच्चा है वो अपने डिसीजन अपने आप ले रहा है, मम्मी पापा कह रहे हैं ठीक है बेटा जैसा तुमको सही लगे कर लो। तो डीरेगुलेशन कैसे कैसे किया सरकार ने, तो इसके कई सारे एग्जाम्पल दिए उन्होंने कि कंप्लाइंस जो थे पहले वो इन्होंने रिड्यूस कर दिए, ठीक है, कैसे कैसे सिस्टम को और अच्छे लेवल पर चले, डिजिटल फॉर्म में सिस्टम प्रोवाइड करा दिया, बहुत सारे लेवल पर सरकार ने इंसेंटिव दिए कि ताकि आप लोग इस फील्ड में बिजनेस कर सकें। इसी के साथ में स्टैंडर्ड बनाएं कि किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, लीगल सेफगार्ड कैसा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं दिक्कत होती जा रही है भाई साहब, पता चला कोई भी आगे कुछ भी करके चला जा रहा है, कोई टैरिफ लगा रहा है या कुछ भी है। फीस और टैरिफ भी कम किए गए, रिस्क बेस्ड रेगुलेशन किया, अगर कहीं पर रिस्क है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मीडियम टर्म आउटलुक में डीरेगुलेशन किया गया सरकार के द्वारा, ताकि ग्रोथ बढ़ सके हमारे देश के अंदर में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, और साथ ही साथ में आराम से कोई आए तो अपना काम कर सके, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके और दूसरों को भी जॉब दे सके। तो फास्टर अप्रूवल हो गए नए बिजनेस को, पहले बिजनेस करने में सरदर्दी हो जाती थी, अब सरकार कहती है कि काफी कुछ हम लोगों ने इजी कर दिया है, आप लोग इजी वीजी वे में अपने बिजनेस वगैरह कर सकते हो। आप लोग कैसा लगता है, सही है या फिर गलत? कोई है बिजनेस कर रहा हो आसपास में, बताइए यहाँ पर कि क्या कुछ फायदे हुए हैं, यस या फिर नो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बताते हुए वो बड़ा खुश हो रहे थे यहाँ पर कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया गया, किस तरीके से रोड, रेलवे और एयरपोर्ट के हमारे देश के अंदर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। तो इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ कहाँ पर ढांचा बढ़ाया, इन्होंने यहाँ पर गांव वाले और शहर वाले एरिया में क्या क्या ढांचा बढ़ाया, और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया, ये काफी बड़ा फोकस रहा। जैसे वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात की इन्होंने कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। वो अलग बात है कि ट्रेन के कई सारे एक्सीडेंट देखने को मिले, पर लेकिन अच्छा खासा काम भी किया गया चीजों को इंप्रूव करने के लिए। तो इसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर में वंदे भारत ट्रेन जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, कोचेज जो है वो कैसे कैसे बन रहे हैं, पहले कितने कोचेज बना करते थे, अब यहाँ पर कितने कोचेज बन रहे हैं। तो ये काफी बड़ा एक तरीके से आप लोग यहाँ पर एक सिस्टम आप लोग बोल सकते हो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का डेटा आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो ये पॉजिटिव साइड है कि हमारे देश के अंदर में इतना कुछ विकास हो रहा है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब बात करें तो कुछ और पॉइंट यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इन्होंने ट्रेन के बारे में बता दिया, ऐसे ही फिर नेक्स्ट में इन्होंने यहाँ पर बताया पावर सेक्टर के बारे में कि पावर सेक्टर कैसे कैसे बढ़ रहा है, कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी इन्होंने बात की, कैसे कैसे बढ़ती जा रही है आज के डेट में हमारे देश के अंदर में। साथ ही साथ में कैसे हमारे देश के अंदर में जो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कि पहले लोग जो हैं उनको 2G 3G मिला करते थे, अब 4G 5G पर चीजें चल रही हैं, हाई स्पीड इंटरनेट चल रहा है, तो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, गांव वाले एरिया में भी किस तरीके से इंटरनेट जो है वो पहुंचा पा रहे हैं, तो इसके बारे में भी बात की गई यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर जल जीवन मिशन के लिए क्या ढांचागत विकास किया गया, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फुल्ली कवरेज किए जा चुके हैं। ये स्लाइड के ऊपर में स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप लोगों से पूछ लेंगे कौन कौन से एरिया है जहां पर हम लोगों ने फुल्ली, ये आप लोगों को पर्टिकुलर जो जल जीवन मिशन था उसके तहत इन्होंने पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम, ये 8 नाम दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, जिसके अंदर आज के डेट में फुल कवरेज हो चुके हैं यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत में। और जल जीवन मिशन से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो फिर से बन सकता है, स्टेट वाइज आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच करने वाले जो एरिया थे उनको बिल्कुल खत्म कर दिया है, तो इसके ऊपर में फोकस किया गया, कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इसका डेटा इन्होंने प्रस्तुत किया है, और ये डेटा भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से निकल कर यहाँ पर आया है। इसी के साथ में नेक्स्ट यहाँ पर कि भाई स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शहर वाला है उसमें इन्होंने कैसे कैसे काम किया है, तो ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ओपन डेफिकेशन फ्री चीजें हो रही हैं, इंडिविजुअल जो है घर में हाउस होल्ड में किस तरीके से शौचालय बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो इसका डेटा इन्होंने फिर यहाँ पर बताया है, ठीक है।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ कई सारे इनिशिएटिव के बारे में। तो ये स्कीम आप लोगों से पूछी जा सकती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट सिटी मिशन। इसमें से कई सारे तो रिसेंटली अभी मैंने द हिंदू वाली वीडियो में डिस्कस किए थे, जो रेगुलर आप लोग देखते होंगे। उसमें से स्मार्ट सिटी मिशन तो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से डिस्कस किया था। तो कैसे कैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कैसे कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये सारा का सारा मैटर जो है इस वाले चैप्टर में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई हमारे देश के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ रहा है, चाहे रेल हो, चाहे रोडवे हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे गांव और शहरों में अलग डेवलपमेंट हो, तो उसका एक ओवरव्यू इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर दिया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, खासकर जो मैंने आप लोगों को बताया स्कीम्स वगैरह। ये भी एक अच्छा चैप्टर आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें यहाँ पर बिजनेस में क्या क्या रिफॉर्म लेकर आए, खासकर सीमेंट और स्टील कैसे चल रहा है हमारे देश के अंदर में प्रोडक्शन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, खासकर इंसान जो है वो कितना इनोवेशन कर रहा है, तो पेटेंट और ट्रेडमार्क जो फाइल किए जा रहे हैं उसके बारे में बात की। और इलेक्ट्रॉनिक और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कैसा चल रहा है हमारे देश के अंदर में, इसके बारे में बात की। तो ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पर, इसके अंदर इन्होंने बताया कि किस लेवल पर हमारे देश के अंदर में रिसर्च और डेवलपमेंट चलते हुए चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पहले तो बिजनेस परसेप्शन इंडेक्स, ये यहाँ पर हमारे देश के अंदर में उसमें हम किस लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका डेटा है हमारे सामने 2022-23, 23-24 और 24-25 का। साथ ही साथ में यहाँ पर फिर बताया कि सीमेंट को लेकर अभी जो प्रोडक्शन है वो कैसा चल रहा है, उसके बारे में इन्होंने आइडिया दिया। फिर यहाँ पर बताया कि स्टील का प्रोडक्शन और हमारे देश के अंदर में कैसा चल रहा है। और आप लोगों को याद होगा एग्जाम में ग्रीन स्टील के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, हम लोग कपड़ा वगैरह कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में डेटा इन्होंने बताया, बढ़ रहा है अच्छा खासा। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर में अच्छी खासी बढ़ रही है, तो ये समझ सकते हैं। इवन कई सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एरिया में प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी हम लोग चला रहे हैं, जिसके बेसिस पर चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अच्छे से ग्रो हो रही है। इंसान जो है कई बार पेटेंट वगैरह अपने ले रहे हैं, ट्रेडमार्क जो ले रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमारे देश के अंदर में कितने अच्छे लेवल पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छा खासा एक आप लोग बोल सकते हैं कि एरिया है, जिसमें इंसान अपने आप तो आगे बढ़ता ही है और कई सारे लोगों को जॉब भी देता है, तो इससे पूरे देश की ग्रोथ होती है आप लोगों को नजर आती है। सर्विस सेक्टर मैंने आप लोगों को बताया हमारे देश के अंदर में कैसा रहा। अभी हमारे देश के अंदर में सर्विस में हम लोगों ने सबसे ज्यादा ग्रोथ किया। एक्सपोर्ट के मामले में भी मैंने आप लोगों को समझाया था, एफडीआई सबसे ज्यादा इसमें आप लोगों को देखने को मिली। तो ये कई सारे नए चैलेंज भी अभी देखने को मिले, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है मार्केट के अंदर में। तो जो पहले हम लोग सर्विस में बहुत अच्छा काम किया करते थे, क्या इससे हमारे देश में सर्विस की जॉब जो है वो कम तो नहीं होंगी? तो सर्विस सेक्टर आज भी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा देश जो है वो जॉबलेस ग्रोथ है। क्योंकि ग्रोथ तो आता है सर्विस सेक्टर से, पर लेकिन वहां पर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई टीचर है वो सर्विस ही तो है, ये कोई डॉक्टर है वो सर्विस ही तो दे रहा है भाई साहब, कोई लॉयर है वो सर्विस ही तो दे रहा है आज की डेट में। तो ये सारी सर्विसेज कोई ना कोई स्किल के बेस पर आती हैं। इंसान के पास में स्किल नहीं है तो सर्विस नहीं दे पाएगा। तो अगर स्किल का काम जो है वो एआई करने लगा, तो क्या ये चैलेंज होने वाला है सर्विस सेक्टर के लिए? तो ये भी बात है यहाँ पर। तो सर्विस सेक्टर जो है वो काफी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, और साथ ही साथ में ग्लोबल सर्विस जो एक्सपोर्ट है वो आज के डेट में लाइव ये बढ़ा है। मैंने बताया जैसे भारत का काफी अच्छा खासा, जैसे जैसे आईटी हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट सेक्टर हो गया, ये काफी अच्छा ग्रो हुआ है, जिससे जॉब भी जनरेट हुई है और एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा हुआ है हमारे देश में। तो ये पॉजिटिव साइड आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हो। यहाँ पर देखो अच्छा खासा सर्विस सेक्टर बढ़ा है यहाँ पर। तो इंक्रीज कैसे हुआ है सर्विस सेक्टर का? जीवीए होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का जीडीपी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, तो ग्रोस वैल्यू एडेड बोलते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर इसी तरीके से इंडिया के अंदर में जो शेयर है ग्लोबल के साथ में अगर कंपेयर करोगे तो हाँ भी बढ़ा है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ये वाला है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल सर्विस सेक्टर में 2014 के कंपेयर में 2023 में कितना बढ़ गया है। अब हम लोग दुनिया भर में जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसमें से 4.3% सर्विस जो है वो भारतीय लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा प्रीलिम्स के अंदर भी। भी यहाँ पर एक बात और बताई गई कि क्या क्या चैलेंज है सर्विस में, कि भाई आज की डेट में हम लोग कहीं पर जाते हैं तो लैंग्वेज बैरियर है, इन्फॉर्मेशन के में गैप देखने को मिलता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग रेगुलेशन है, वो चीज समझ सकते हैं। पर अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई एआई आ रहा है, बहुत सारी चीज सीखकर आप लोग सोल्यूशन निकाल सकते हो, अच्छे लेवल पर दुनिया में छा सकते हो। और वे फॉरवर्ड क्या है, सरकार को भी सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए अगर सर्विस सेक्टर से और अच्छा ग्रोथ आप लोग चाहते हो तो ये चैप्टर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक अच्छा कंटेंट देने वाला चैप्टर है ये चैप्टर के बारे में बताते हुए इकोनॉमिक एडवाइजर साहब जो हैं वो बड़े खुश हो रहे थे। वो कहे कि हमारे देश के अंदर में एग्रीकल्चर में काफी अच्छा काम हो रहा है और फूड मैनेजमेंट में भी काम हो रहा है, पर लेकिन फूड वाले सेक्टर में उन्होंने एक बात बोली
कि भाई जो बाहर की कंपनी आज के डेट में फूड सेक्टर में काम कर रही है, वो बहुत ही लार्ज स्केल पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेच रही है मार्केट के अंदर में जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस सेक्टर में हम लोग को काम करना जरूरी है, क्योंकि अनहेल्दी प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा रहते हैं तो हेल्थ का नुकसान होता है और इकोनॉमी पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो इसलिए सेक्टर ऑफ द जो फ्यूचर के बारे में बात की, कैसे हम लोग इन दोनों को लेकर चल सकते हैं। खासकर अगर बात करें एग्रीकल्चर के मामले में, तो आज की डेट में हमारे देश के अंदर में अगर कोई इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, उसकी संख्या बढ़ गई है पहले के कंपेयर में। यहाँ पर बताया कि नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है, एक टाइम पर ऐसा था कि लोग जो है बाहुबली से, खासकर अगर एरिया में कोई जमींदार है उससे लोन लिया करते थे भाई साहब। और वो फिर क्या करता था, वो फिर वही काम करता था जो आप लोगों ने मूवी नहीं देखी थी, मांझी मूवी। भाई साहब पूरी जिंदगी इंसान को जो है वो बंधुआ मजदूर बना के रखता था। पर आज की डेट में ये नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो घटकर 25 पर आ गए हैं, जो कि एक टाइम पर 85% लोग जो है वो ऐसे ही यहाँ पर लोगों से पैसा लिया करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो बढ़ गया है। 75% लोग जो है वो सरकार से लोन लेते हैं, आज के डेट में बैंकों से लोन लेते हैं, इंस्टीट्यूट से लोन लेते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर बात करें, ग्रोथ हुई है क्रेडिट फ्लो में। पहले छोटे छोटे किसानों को क्रेडिट नहीं मिला करता था, अब यहाँ पर इनको भी क्रेडिट मिल पा रहा है, तो इससे फायदा उन किसानों का भी हो रहा है, खासकर अगर आप लोग चीजों को समझेंगे तो ये पॉजिटिव चीजें आप लोग बोल सकते हो। एग्रीकल्चर में क्रेडिट बढ़ा है, अच्छी बात है। माइक्रो इरिगेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर में फोकस किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जिसमें कम हम लोग जो खासकर जो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं उनको कम डालकर, केमिकल फर्टिलाइजर को कम डालकर हम लोग फोकस करें आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा अपने देश के अंदर में उन प्रोडक्ट के ऊपर में जो एग्रीकल्चर को फायदा पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसमें गोबर वगैरह का इस्तेमाल कर खेती बाड़ी की जाती है, खाद डालकर। जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये इनिशिएटिव है, इसके बारे में अगर बात करें, ये माइक्रो इरिगेशन है, तो हम लोग पानी को भी बचा रहे हैं, पानी का वेस्टेज होने से बचा रहे हैं अपने देश के अंदर में जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो एक और ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई है एग्रीकल्चर के लिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग की बना देगी। जिसमें आप लोगों के सामने यहाँ पर ये सारी की सारी स्कीम जो है एक ही स्लाइड में है, लगभग 5 स्कीम। तो यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा, मैक्सिमम आप लोग की रेगुलर वीडियो में कवर कराई जा चुकी है, हल्का सा एक बार देख लेना यहाँ पर। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा परंपरागत कृषि योजना, सोयल हेल्थ कार्ड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेशनल बैम्बो मिशन और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट एरिया। तो ये 5 इनिशिएटिव के बारे में आप लोग थोड़ा सा देखो। इकोनॉमिक सर्वे आप लोग को ये भी बताता है कि एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, करंट अफेयर आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन भी यहाँ पर बढ़ी है, जैसे कि हमारे देश के अंदर में पानी की जो खपत है वो अभी कम पानी का इस्तेमाल करते हुए अच्छी खासी खेती बाड़ी हम लोग कर लेते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव एंगल आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 10, इसके बिना कैसे काम चल जाएगा। अच्छा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अब की बार की हुई थी, वो कहां पर हुई थी जरा बताइए। क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट अडेप्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक जो है वो 7 बताई गई है ऐसी कंट्रीज में जो सबसे ज्यादा आज के डेट में वनरेबल कंट्री है, जिसमें क्लाइमेट चेंज बहुत इंपैक्ट डालता है। ऐसा क्यों बोला गया 7वें नंबर पर? क्योंकि भाई हमारे देश के अंदर में खेती बाड़ी है, अब खेती बाड़ी तो भाई इंपैक्ट पड़ेगा ही अगर क्लाइमेट चेंज होगा। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, बारिश कम हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है, ये सारी चीजें डायरेक्ट एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट डालती है। इसलिए भारत रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, अक्षय एनर्जी जैसे सूरज से एनर्जी, विंड से एनर्जी, ठीक है। और सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ये इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने बोला कि जो अमीर देश है उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि हमारे जैसे देश जो है वो चीजों को आगे लेकर चल सके। इसमें 46% तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ रहा है, जो कि उनका टारगेट था 2030 तक का। बाकी हमको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ये इन्होंने अपने लेक्चर के अंदर भी बोला था। अच्छा, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे एक तो रिन्यूएबल एनर्जी पर कैसे फोकस किया कि हर एक देश का नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसमें किस तरीके से हम लोग अपना कोयले को छोड़कर दूसरी साइड में जंप कर सकते हैं। फॉरेस्ट कवर कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये भी क्लाइमेट चेंज पर इंपैक्ट डालता है। तो हमारे देश के अंदर में ये स्लाइड आप लोग ध्यान रख लेना यहाँ पर कि न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कोयले से आज भी हमारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो ये कम करनी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पहले नंबर पर आज भी सबसे ज्यादा कोयला है, दूसरे नंबर पर सोलर पैनल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ठीक है। तीसरे नंबर पर विंड और फिर हाइड्रो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि किस किस से क्या क्या एनर्जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं। एक ये वाली स्लाइड, ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी कई बार बात की गई। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि आप लोग इन्वायरमेंट के साथ में रहो मिलजुल कर, ऐसा नहीं कि भाई साहब आप लोग इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हो। जैसे घर से बाहर जा रहे हो तो कोशिश करो पंखे, बिजली का जो सामान चलने वाला है सब कुछ आराम से बंद करके जाओ उसको, ठीक है। इसी तरीके से पानी को सेव करो, जहां जरूरी नहीं है एसी मत चलाओ, गाड़ी को बंद कर दो जहां पर कहीं पर अगर रेड लाइट पर आप लोग कहीं पर खड़े हो तो।
तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें लाइफ स्टाइल में आप लोग इन्वायरमेंट को लेकर आओ यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे देश के अंदर में काफी कुछ किया गया कि लाइफ स्टाइल जो है वो 13% ग्लोबल पॉपुलेशन का कार्बन एमिशन रिड्यूस कर देगी। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये डेटा बताए जा रहे हैं यहाँ पर। कैसे कैसे कर सकते हैं इसको, तो पूरा एक एक स्लाइड इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर भी पूरी समर्पित कर दी है। तो ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए तो ये एक अच्छा एरिया है, खासकर जहां से आप लोग को एक डेटा अच्छा मिल जाता है। और इसमें एक ये स्लाइड है जिसमें आप लोगों को ये पॉइंट एटलीस्ट याद रखना है कि 2047 तक हम लोग अपने आप को डेवलप बनाना चाह रहे हैं और 2070 तक हम लोग नेट एमिशन जीरो करेंगे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी वो पता है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। मिशन लाइफ मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये पॉइंट्स हैं जिसमें इन्होंने बेसिक दिया है कि क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, पर लेकिन क्या क्या चैलेंज रहेंगे। तो फंड सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। लो कार्बन जो डेवलप किस तरीके चीजों को लेकर चलना है, क्योंकि जॉब भी क्रिएशन होने चाहिए, वो सब चीजें भी देखनी है हम लोग को। ठीक है, प्रायोरिटीज कैसे हैं कि वनरेबल है जो चीजें, पहले उन पर फोकस किया जाए भाई साहब। रिड्यूस कैसे करें एमिशन को, इन्वायरमेंट को कैसे लाइफ में लेकर चलें। तो ये फोकस एरिया भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, तो ये बड़े शानदार तरीके से इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था कि सरकार जो है वो बजट में काफी कम पैसा खर्चा कर रही है। ठीक है, खासकर अगर बात करें सोशल सेक्टर में, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उसमें सरकार काफी कम खर्चा कर रही है। इन्होंने क्या स्मार्ट प्ले करा है यहाँ पर, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में अपना स्टेट का मिक्स करके लिख दिया क्योंकि स्टेट तो खर्च कर ही रहे हैं तो इनका इंक्रीमेंट यहाँ पर दिख गया इससे। इसको कहते हैं स्मार्ट मूव करना। ठीक है, तो इन्होंने दिखा दिया कि भाई कितना अच्छे से हम लोग खर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, स्टेट का भी इसके अंदर में मिक्स कर कर। ठीक है, तो सोशल सेक्टर में किस तरीके से चीजों को एक्सटेंड किया जा रहा है और कैसे इंपावर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है एजुकेशन पर, हेल्थ पर और सोशल सिक्योरिटी पर, उसके बारे में इन्होंने बात की। और आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया था, हमारे देश के अंदर में एसर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ये प्रथम एनजीओ के द्वारा एजुकेशन के बारे में। तो उसका भी जिक्र इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर में किया था कि भाई एजुकेशन में सरकारी जो स्कूल है उनमें किस तरीके से चीजें इंप्रूव हुई हैं। ये अभी मैंने आप लोगों से एडिटोरियल पूरा डिस्कस किया था, उस एडिटोरियल का जिक्र कर डाला इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर में कि भाई हमारे देश के अंदर में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। गांव में आज के डेट में हम लोग पानी अच्छे से सप्लाई करवा पा रहे हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूवमेंट हुआ है। मैंने बोला था ना कि उस आर्टिकल के अंदर में आप लोगों को याद होगा अगर आप लोग रेगुलर वीडियो सुनते हैं, तो 15.3 करोड़ हाउस होल्ड जो है आज के डेट में वो पानी टैप वाटर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसमें ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब क्या क्या इन्होंने इंप्रूव किया है। गर्ल्स टॉयलेट्स, बॉयज टॉयलेट्स, हैंड वॉश वाली ये सारी चीजें याद आ रहा है, वो पूरा का पूरा आर्टिकल ही एडिटोरियल यहाँ पर आ गया आप लोगों के सामने, जिसमें वो कंपेयर किया था कि कंप्यूटर कितने हैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, शहरों में और गांव में, लाइब्रेरी, इंटरनेट की फैसिलिटी। तो वो डेटा इन्होंने यहाँ पर पूरा का पूरा रख दिया है आप लोगों के सामने। ठीक है, और सरकार जो है वो क्या क्या इनिशिएटिव चला रही है, तो बहुत सारे इनिशिएटिव भी यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि हम लोग कैसे जो लिटरेसी को बढ़ा रहे हैं, कैसे सोसाइटी में हम लोग इमोशनल लर्निंग को बढ़ा रहे हैं, कैसे हम लोग लाइफ स्किल सिखा रहे हैं। तो इसके जो इनिशिएटिव है ये भी इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है अगर आप लोग समझोगे, तो बहुत सारी और भी स्कीम्स हैं, इनके नाम आप लोग समझ सकते हैं कि गांव के अंदर में इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आप लोग देख सकते हैं, मिशन अमृत सरोवर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं आप लोग की कवर हो चुकी है। नेशनल हेल्थ मिशन, ये कहीं ना कहीं रेगुलर जो वीडियो आती है जो करंट अफेयर की, उसमें सारी आप लोग की कवर होती है, आप लोग को नजर आती है। ठीक है, साथ ही साथ में अफोर्डेबल हेल्थ के बारे में बात करें तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें जन औषधि केंद्र ये बना रहे हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कई सारी चीजें, जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में इन्होंने बात की। तो ये सारी स्कीम जो है इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। एक एप्लीकेशन इनके द्वारा बनाया गया था कोविड-19 के टाइम पर, आप लोगों को याद होगा, सबको वैक्सीन के डोज देने के लिए, जिसको यूविन करके नाम इन्होंने रखा था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। ई संजीवनी के बारे में तो ऑलरेडी एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप लोग यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, तो ये बातें इनके द्वारा बताई गई इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में कि कैसे कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आगे चले तो इन्होंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हालांकि ये सुनते सुनते मुझे थोड़ी सी हंसी छूट रही थी। ठीक है ना, कि ये थोड़ा सा सोच रहे थे कि ठेकरा जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी फोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आज के डेट में जॉब कम दे रहे हैं, तो उसके चक्कर में भी इन्होंने बातें की, क्योंकि सरकार आज के डेट में जॉब ज्यादा निकाल नहीं रही है, पर फिर भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने काफी कुछ किया है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है हमारे देश के अंदर में, स्ट्रॉन्ग फोकस गया है डिजिटल स्किल के ऊपर में यहाँ पर, और वर्क फोर्स जो है वो बढ़ी है। और गिग इकोनॉमी, जैसे आज की डेट में आप लोग ओला, उबर, जैसे जो जोमेटो, स्विगी, ये आज की डेट में अमेजन डिलीवरी, फ्लिपकार्ट, ये सब, इससे बारे में इन्होंने बोला कि गिग वर्कर
लगभग 2.3 करोड़ 2029-30 तक होने वाले हैं। तो ये एक नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। मतलब सोचो आप लोग यहाँ पर, ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कहीं न कहीं कि जहाँ पर इनको ये दिख रहा है कि तुम कुछ बता नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ें ढूँढ कर चिपका दे रहे हैं, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर कहीं न कहीं आप लोग बोल सकते हो। कैसे-कैसे फीमेल लेबर का पार्टिसिपेशन बढ़ा है यहाँ पर, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कुछ स्कीम है यहाँ पर, जैसे स्किल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है? मार्केटिंग सपोर्ट हो गया, सपोर्ट टू द वुमेन जो हो गया, उसके लिए क्या-क्या चला रखा है। कैसे उनको क्रेडिट का एक्सेस मिल जाता है ताकि वो बिज़नेस कर सकें। तो ये पॉइंट आप लोगों के सामने है। कैसे डिजिटल इकोनॉमी में जॉब को क्रिएट किया जा रहा है और कैसे ग्रीन वर्कफोर्स क्रिएट की जा रही है आज के डेट में, ताकि जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसमें भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रही है ना। कुछ पॉजिटिव एरिया है जो यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। पर कुछ पर काम करने की ज़रूरत है, कई स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। वुमेन के पार्टिसिपेशन के लिए इनके द्वारा जो स्कीम चला रखे हैं, तो वो एक तरीके से कहीं न कहीं चेंज लेकर आ रही हैं ग्राउंड लेवल पर, तो इसके बारे में ज़िक्र किया गया है। इंटरनेशनल मोबिलिटी के बारे में बात की जा रही है। जैसे हमारे देश के अंदर में आज के डेट में आप लोग देखोगे, कई सारे स्किल के इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं। इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन भी ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नई एजिस फ्यूचर स्किल के बारे में बात की जा रही है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ताकि इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये पॉइंट भी इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में, ठीक है? तो देश में कैसे-कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, क्या-क्या है? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ओके? ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको इन्होंने बोला क्राइसिस का नाम दिया, या तो ये क्राइसिस है या फिर ये कैटलिस्ट है। मतलब एआई का जो इस्तेमाल है उसको अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई एआई जो है वो यहाँ पर आज की डेट में वरदान है या फिर अभिशाप है। क्योंकि हो सकता है कि इससे भी ऐसा ही काम हो जाए दुनिया में जैसे कंप्यूटर से हो गया, पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि सब कुछ बर्बाद करके रख दे। तो अभी एआई जो है जस्ट पैदा हुआ बच्चा है, तो पता नहीं आगे चल के, जैसे नहीं कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उसने कंस को मार दिया था। तो ये कंस को मारेगा कि नहीं मारेगा, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो एआई का जो पार्टिसिपेशन है वो अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, क्योंकि अगर लोगों के हाथ में जा रहा है ढंग से एआई, और एआई का इस्तेमाल अगर वो नेगेटिव तरीके से कर रहे हैं, तो ये दिक्कत भी कर सकता है। तो कैसे आप लोग इसको समझ सकते हैं? क्योंकि फिर से अपस्किल करना पड़ेगा, लोगों को रीस्किल रीस्किल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर कोई एकेडमिक हो, हर जगह आप लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। अब तक तो हम लोग लोगों को पुराने ढर्रे पर एजुकेशन अपनी दे रहे हैं, फिर से अब यहाँ पर एआई आ गया, अब कैसे एआई के साथ में मैच करोगे? तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। बहुत सारी जॉब भी खाएगा अगर अपने आप को लोग आगे लेकर नहीं चल रहे हैं। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये कोई नया एक आप लोगों को एरिया आज के डेट में इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों का कोई ज्यादा कनेक्शन है ही नहीं है। कैसे हम लोग यहाँ पर इसको इंप्रूव कर पाएंगे? तो एआई कैसे अपॉर्चुनिटी है, कैसे चैलेंज है, इसको हम लोग को समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा कि पोस्ट टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। कंप्यूटर के टाइम पर भी दिक्कतें देखने को मिल रही थी, तो बहुत सारे आज के डेट में रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं कि जॉब खा जाएगा, सब ये बता रहे हैं। केयरफुली हम लोग को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा एआई वगैरह को, क्योंकि यहाँ पर अगर एआई आ गया मार्केट के अंदर में और उसने लेबर को रिप्लेस कर दिया, तो बड़ी दिक्कत हो जानी है मार्केट के अंदर में। तो ये चीजें समझाने की कोशिश करें। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर एक तो देखने को मिलेगा कि कितना प्रैक्टिकल है, कितना रिलायबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल करना, ये कई सारे चैलेंज हैं जिनके ऊपर में काम करने की बात इनके द्वारा बताई गई है, ठीक है? तो ये टोटल इस तरीके से पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक सर्वे का एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया। कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, सारे चैप्टर के अंदर में क्या-क्या है, वो बहुत ही प्रिसाइज़ वे में आप लोगों को मैंने यहाँ पर समझा दिया, जिससे कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर अब कोई डाउट न रहे। बाकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जिसको नहीं पता है, एसएलवी का एप्लीकेशन और वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जहां पर पुराने पीवाईक्यूज भी आप लोग जाकर सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में टेस्ट सीरीज रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हर संडे को टेस्ट देखने को मिलता है आप लोग को। यहाँ पर क्विज भी रहते हैं आप लोग के रेगुलरली, इनको आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। एसएलवी सॉरी एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 4.9 की रेटिंग है, तो कंटेंट का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो कनेक्ट जरूर करिएगा अगर एग्जाम को लेकर सीरियस है। बहुत सारे कोर्सेज आप लोग को देखने को मिल जाएंगे यूपीएससी के लिए, यहाँ पर ईपीएफओ के लिए, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, ऑप्शन सब्जेक्ट, सब कुछ है यहाँ पर डिटेल में तसल्ली में। टेस्ट सीरीज है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, इसको भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे सेशन बढ़ाते हैं। बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले डिस्कस करूंगा, फिर इसके बाद में समझेंगे बजट के बारे में, क्या-क्या प्रोसीजर हमारे देश के अंदर में होता है। बजट के बारे में कुछ बेसिक बातें भी बताऊंगा आप लोगों को, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये पूछे जा सकते हैं। अब की बार की थीम क्या रही बजट को लेकर, कौन से ग्रोथ के इंजन रहे, कौन से फोकस एरिया रहे, कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ को कितना पैसा गया, बहुत सारी स्कीम्स बजट के अंदर में, तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने बजट की बेसिक बातें, जिनके ऊपर में अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग के बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी पॉइंट्स के बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जो वर्ड बजट है, ये हमारे संविधान के अंदर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है।
ये आप लोग याद रखना, बजट कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। जब संविधान में बजट नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप लोग को संविधान में क्या लिखा हुआ मिलेगा? संविधान में आप लोग को लिखा मिलेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो शब्द है एनुअल यानी कि हर साल का, फाइनेंशियल यानी कि पूरा जो फाइनेंस रहा आने वाले टाइम में जो रहने वाला है उसका एक स्टेटमेंट दिया जाता है। जैसे नहीं बैंक की स्टेटमेंट आप लोग निकाल कर लेकर आते हैं, बट हम लोग नॉर्मली इसको बजट बोल देते हैं क्योंकि घरों में सब जगह बजट इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग भी वर्ड बजट यूज कर लेते हैं। पर लेकिन बजट वर्ड जो है वो संविधान में नहीं है। तो फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संविधान में, जी हाँ, संविधान के पार्ट 5 में चैप्टर 2 में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और ये बोला गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से हमारे संविधान के अंदर में पता है सारे काम करती है सरकार। तो यहां पर कि ये बोला गया है कि एवरी ईयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहां पर पार्लियामेंट के अंदर में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यहां पर उनके नाम से रखा जाएगा। और ये कॉमनली इसको हम लोग बजट बोल देंगे। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये संविधान का एक दायित्व है। अगर बजट प्रस्तुत आप लोग नहीं करेंगे तो ये बेसिकली संविधान भी इसमें ये बातें बोलता है कि आप लोग बजट को प्रस्तुत करना ही करना है, आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यानी कि संविधान में अगर आप लोग की कोई ड्यूटी लिख दी गई है या कोई ओब्लिगेशन लिख दिया गया है तो आप लोग उससे पीछे नहीं हट सकते। इवन किसी की जान भी चली जाती है, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, ऐसा भी इंसिडेंट हुआ तो भाई साहब बजट फिर भी प्रस्तुत किया गया है, वरना नॉर्मली पार्लियामेंट को हम लोग बंद कर देते हैं। क्योंकि संविधान में दायित्व है, क्योंकि अगर सरकार का बजट नहीं आएगा तो भाई सरकार चलेगी कैसे? तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसलिए बजट जो है वो हमेशा आता ही आता है, चाहे धरती इधर की इधर हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के अंदर में जो बजट है वो कहां पर तैयार किया जाता है? तो हमारे देश के अंदर में नॉर्थ ब्लॉक है, दिल्ली के अंदर में एक पूरी बिल्डिंग है। तो वहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है बहुत ही सीक्रेट तरीके से बजट तैयार करती है। सीक्रेट मतलब यहाँ पर जितने भी सारे लोग होते हैं बजट को फ्रेम करने वाले, बजट को बनाने वाले, उनको सबको हलवा खिला के, हलवा सेरेमनी के बाद में सबको उस बिल्डिंग के अंदर में बंद कर दिया जाता है। और वो तब निकल कर आते हैं वहां से जब फाइनली बजट प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर में। उनका रहना, खाना पीना, नहाना धोना, सोना सब कुछ उसी बिल्डिंग के अंदर में होता है। रीजन क्या है? अगर पता चल गया कि सरकार कौन से बजट में कितने पैसे खर्च करने वाली है तो इसकी वजह से मार्केट में, खासकर स्टॉक मार्केट जैसी चीजों पर बहुत ही इंपैक्ट पड़ता है। लोग वही वाले शेयर खरीद लेंगे, वहीं उसी एरिया में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, एक साल के लिए काफी कुछ यहाँ पर इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग ध्यान रखना, 2016 तक हमारे देश के अंदर में जो बजट था वो फरवरी के लास्ट डे में आता था। लास्ट वर्किंग डे जो भी होगा, जैसे मान लीजिए अगर फरवरी के बारे में बात करें, 28 डे की फरवरी हो रही है या फिर 9 या 29 की फरवरी है यहाँ पर, तो उसी हिसाब से बजट आता था वर्किंग डे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर हम लोग बात करें ये काम क्यों होता था हमारे देश के अंदर में, ये बजट प्रस्तुत यहाँ पर 29 ऑफ या 28 ऑफ फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था। एक तो ये, और दूसरा अभी यहाँ पर आज लोगों को ये बजट जो है वो शाम को प्रेजेंट होता हुआ नजर आता था, तो शाम की जगह भी ये मॉर्निंग में हो गया। और साथ ही साथ में जो आज की डेट में ये 28 तो फरवरी को आता था या 29 तो फरवरी को, वो 1 फरवरी को हो गया। तो ये दो बहुत बड़े चेंज आप लोगों को देखने को मिले। तो 1 फरवरी को करने का मतलब क्या है? और पहले 29 फरवरी को जैसे आता था, तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल से यहाँ पर नया साल स्टार्ट होता है। फाइनेंस के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, तो जब हम लोग यहाँ पर बजट प्रस्तुत करते थे 28 फरवरी को, तो यहाँ पर बस मार्च का टाइम रहता था डिबेट और डिस्कशन करने का। उसके बाद में सारी चीजें जो हैं फिर इंप्लीमेंट हो जाती थी। अब यहाँ पर पूरा फरवरी रहता है और पूरा मार्च रहता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको 1 जनवरी भी कर दिया जाए, तो वो पता चलेगा। अभी फिलहाल 1 फरवरी है हमारे देश के अंदर में। ठीक है, तो ये इससे ताकि हम लोगों के पास में अच्छा खासा टाइम रहे और उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकें। एक अच्छा, रिसेंटली अभी मैं कुछ क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो वहां पर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 112, तो एक एग्जाम में क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का दिमाग घूमा, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब कौन से आर्टिकल में स्टेट के बजट के बारे में बात की जाती है? भाई जैसे सेंटर अपना बजट प्रस्तुत करती है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट भी तो अपना बजट प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड यूज की जा रही है, बजट जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है जो स्टेट का यानी कि राज्य का, उसके बारे में याद रखना आर्टिकल 202 में आप लोगों को यहाँ पर ये बातें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट हैं जो कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले बजट जो था हमारे देश के अंदर में वो प्रस्तुत किया जाता था एक काले से ब्रीफ केस के अंदर में, जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नितिन गडकरी जी के हाथ में।
पर लेकिन फिर आगे चलकर निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पर ये इसको इस तरीके के एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में इसको लेकर आए। नॉर्मली यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसको आगे चेंज कर कर एक बही खाता बना दिया। तो डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर इसको इस तरीके से लेकर चल रहा है कि भाई साहब आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जो पहले एक ब्रीफ केस हुआ करता था वो एक कॉलोनियल सिंबल था, उसको हटाकर अब हम लोगों ने क्या कर दिया, 2019 से ये चीज आप लोग याद रखना, रेड क्लॉथ के अंदर में यहाँ पर बजट आता है और यहाँ पर अब ये भी डिजिटल बजट हो गया है, ग्रीन बजट कर दिया इसको। यानी कि अब यहाँ पर इसके अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले यहाँ पर अलग सिस्टम था, अब पेपरलेस बजट हो गया है क्योंकि इसके अंदर में टैबलेट रहता है और बजट जो है वो गवर्नमेंट जो है पब्लिश कर देती है अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर में, ताकि कोई भी समस्या लोगों को भी इस तक पहुंचने में ना हो। क्योंकि आज की डेट में हमारी पार्लियामेंट के अंदर में आप लोगों ने अगर पार्लियामेंट की पिक्चर ध्यान से देखी होगी तो वहां पर सबके सामने स्क्रीन लगी हुई है कि अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या बजट के अंदर में है, वो सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो डिजिटल बजट है हमारे देश के अंदर में आज की डेट में, ये भी आप लोग समझ सकते हैं, जो कि पहले नॉर्मली ये हुआ करता था कि ब्रीफ केस के अंदर में कागज लिख कर लेकर आते थे और फिर उनको पढ़कर सुनाया करते थे, पर लेकिन अब कुछ सब कुछ आप लोग को टैबलेट पर चलता हुआ नजर आता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझिएगा। अब एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया जो कि खासकर एग्जाम में क्वेश्चन भी बनाता है और जिसके बारे में बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों से बात करूंगा। और उससे पहले कुछ छोटे से पॉइंट आप लोगों के सामने। अब की बार कोई पूछे यार बजट की थीम क्या थी, तो यहाँ पर थीम है विकसित भारत, यानी कि भारत को एक डेवलप कंट्री विकसित भारत बनाना है। अच्छा, कौन से साल तक विकसित भारत बनाना है? आप लोगों को पता है ये हमारे देश के अंदर में कौन से साल तक विकसित भारत बनाना एक तरीके से चाहती है सरकार। और बाकी आप लोग एक चीज और बताइए, जो ये 12 लाख की लिमिट करी है, आप लोग क्या लग रहा था ये 12 लाख की ही लिमिट होनी चाहिए या फिर कुछ और लिमिट होनी चाहिए थी? बताइएगा जरूर। तो यहाँ पर अगर आप लोग को विकसित भारत बनाना है तो ये कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो गरीबी दूर करनी पड़ेगी। गरीबी कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में आती है? दूसरा, एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। अफोर्डेबल और कॉम्प्रिहेंस एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर होना चाहिए, क्योंकि इंसान अगर कहीं पर अपनी हेल्थ को लेकर कोई बातें करता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है। इसी के साथ में 100% स्किल लेबर विद एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए यहाँ पर, यानी कि लोगों को स्किल मिलनी चाहिए। क्योंकि चाइना ने हमारा मजाक उड़ाया था कि पॉपुलेशन में तो भारत आगे निकल गया, पर लेकिन स्किल तो किसी के पास भी नहीं है, ऐसी पॉपुलेशन का क्या करोगी? तो आगे से कोई मजाक ना उड़ाए, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। 70% वुमेन पार्टिसिपेशन होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर में। और साथ ही साथ में इंडिया जो है वो एक तरीके से ग्लोबल फूड बास्केट होना चाहिए, यानी कि भारत के अंदर में खासकर खाने को लेकर इस तरीके से चीजें डेवलप करनी है कि हमारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर खाने से रिलेटेड सारी चीजें हमारे देश के अंदर में ही उगाई जाएं और हमारे देश के अंदर में ही बनाए जाएं। तो पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ अपने देश के अंदर में ही होना चाहिए, ताकि दुनिया में इवन एक्सपोर्ट कर सके। तो ये बजट की थीम है और इस थीम को अचीव करने के लिए ये बोला गया हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर जी है कि ये वो एरिया है जिनके ऊपर में हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो विकसित भारत थीम हो गई और ये आप लोग के सामने एरिया हो गए। याद रखना 100% स्किल्ड लेबर जो फोर्स की बात की जा रही है विद एम्प्लॉयमेंट, और 70% वुमेन पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये थीम को आगे लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर ये 4 ऐसे फोकस एरिया हैं जिनको इंजन बताया जा रहा है, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, यानी कि गवर्नमेंट ने चेक किया है, गवर्नमेंट ने देखा। तो यार ये 4 एरिया हैं। एग्रीकल्चर हो गया, इसी के साथ में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इनके छोटे छोटे लघु उद्योग। तो खेती बाड़ी हो गई, लघु उद्योग हो गया, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है और कितना आप लोगों को एक्सपोर्ट करना है। ये 4 अगर बोले आप लोगों से कि ग्रोथ इंजन बजट के अंदर में किन 4 को बताया गया है, तो ये 4 ग्रोथ के इंजन है जिसको लेकर अगर आगे चलेंगे तो बहुत सारी चीजों में फायदा रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ में अगर इन चारों को आप लोगों को सपोर्ट करना है तो कई सारे एरिया में आप लोगों को रिफॉर्म लेकर आना पड़ेगा। तो सरकार कह रही है कि जो रिफॉर्म लेकर आना है, खासकर ये वाले एरिया हैं जिनमें सरकार प्लान कर रही है आने वाले टाइम में रिफॉर्म मतलब इनमें जो भी दिक्कत है, समस्या है, इनको सुधारेगी। जिसके बारे में बार बार जिक्र किया गया बजट के अंदर में वो है टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स को लेकर भी बातें कर दी गई है। जीएसटी को लेकर आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जो रेगुलर वीडियो आती है हमारी मॉर्निंग में 7 बजे द हिंदू की, उसमें कई बार मैंने डिस्कस किया इसके बारे में कि जीएसटी को लेकर देश में क्या बवाल हो रहा है। भाई साहब, ये नॉर्मल पॉपकॉर्न है, ये नमक वाला और ये मीठे वाला, वो आप लोगों ने मीम सुने होंगे यहाँ पर। तो वो कंडीशन है। तो टैक्स में रिफॉर्म के बारे में बात की जाएगी आने वाले टाइम में। फाइनेंशियल सेक्टर को यहाँ पर इंप्रूव किया जाएगा। तो देखते हैं कि अलग अलग जो सेक्टर हमारे देश के अंदर में, खासकर बैंकिंग को लेकर और दूसरे और सेक्टर, इवन स्टॉक मार्केट को लेकर भी बहुत ही ज्यादा जिक्र किया गया। कई बार डिबेट डिस्कशन चले। इसी के साथ में पावर सेक्टर के बारे में बात करें, जो कि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है।
अर्बन शहर में डेवलपमेंट, गांव से शहरों में लोग तो आ रहे हैं पर लेकिन क्या डेवलपमेंट सही तरीके से चल रहा है। आज की डेट में अगर माइनिंग के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हम लोग खुदाई कर रहे हैं उनकी, पर लेकिन प्रॉपर निकाल नहीं पा रहे हैं। आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर में भी पिछले कुछ दिनों पहले लिथियम आयन की बात की गई थी, तो वो भी हम लोग अब तक निकाल नहीं पाए, कोई कंपनी आगे नहीं आई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वहां भी दिक्कत देखने को मिली। और बाकी रेगुलेटरी जो रिफॉर्म है, कोई बिजनेस वगैरह अगर करना चाहता है तो सरकार जो है रिफॉर्म और लेकर आएगी ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जा सके, यानी कि सारी चीजों को इंप्रूव किया जा सके। तो ये एरिया है, इनके बारे में मैं आप लोगों से आगे भी बात करूंगा, पर उससे पहले ये वाली स्लाइड हम लोग देखते हैं जिसमें बेसिक चीजें बहुत सारी मुझे कवर करनी है। अच्छा, इस स्लाइड को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हुए नजर आते हैं और आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर में खासकर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज्यादा पैसा हमारे देश में सरकार के पास में कहां से आता है? तो वो आता है भाई साहब जिसको बोलते हैं आप लोग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से सरकार जो है टोटल अपने रेवेन्यू का 22% यहां से निकाल कर लेकर आती है। यानी कि सरकार जो भी कमाई करती है उसमें से टोटल अगर सरकार 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 22 रुपए जो हैं वो इनकम टैक्स से अकेले से आते हुए यहां पर नजर आते हैं। 22 रुपए इनकम टैक्स से आते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो बड़े बड़े हैं, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दूसरे नंबर पर जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या उसके साथ में जो सेस वगैरह है वो सारी चीजें, यहां से 18 रुपए आते हैं टोटल मिलाकर, ठीक है। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो है यह कॉर्पोरेट, जो कि कंपनीज पर टैक्स लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो यहां से 17 रुपए आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में फिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंपोर्टेंट, ये है जिसको बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। ये क्या होते हैं? नॉन टैक्स रिसिप्ट आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे सरकार क्या करती है कई बार, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर में सरकार ने एक तरीके से फाइन लगा दिया किसी के ऊपर में, या कोई फीस सरकार कहीं से ले रही है, कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। सरकार ने किसी चीज को मतलब किसी को दे रखा है, जैसे अदानी जी को पोर्ट दे दिए, तो वहां से जो पैसा आता है सरकार जो पैसा कमाती है, मतलब सरकार के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सरकार जो पैसा कमाती है, सरकार को जो डिविडेंड मिलता है उसमें, सरकार को जो प्रॉफिट मिलता है, सरकार कहीं पर कोई फाइन लगाती है, सरकार कहीं से कोई फीस लेती है, ठीक है। तो वो सारा का सारा पैसा जो होता है वो टैक्स का पैसा तो है नहीं है, पर लेकिन सरकार को टोटल मिलाकर 9% पैसा यहां से निकलता हुआ नजर आता है, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। ये क्या है? मतलब जैसे सरकार के पास में एक कंपनी है, जैसे एलआईसी का उदाहरण ले लो, तो सरकार ने क्या किया भाई, एलआईसी के शेयर बेच दिए, तो शेयर बेच दिए, सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। तो सरकार जब यहां पर पीएसयूज को सेल करती है उसमें से जो पैसा निकल कर आता है, तो यहां पर उसको डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये पैसा जो रहता है, ये एक तरीके का नाम दिया गया इसको नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये कोई उधारी वाली कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, यहां पर सरकार ने अपना पैसा बेचा है, ये वो वाला पैसा सरकार यहां से निकाल कर लेकर आ रही है, ठीक है। तो ये वाला कैसा हो गया कि कोई फाइन लगा दिया या फिर कोई प्रॉफिट मिल रहा है किसी पर्टिकुलर जो एरिया को, जिसे किसी को उधारी पर दे दिया, तो जैसे वहां से पैसा आ रहा है, और ये हो गया जब सरकार बेच देती है अपने सामान को, एक तरीके से वहां से जो पैसा आता है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जो सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। तो यहां से 5% आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही साथ में ये इंटरेस्टिंग है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देश के अंदर में जो होता है उस पर भी लगभग 4% पैसा इकट्ठा होकर हमारे देश के अंदर में आता है। तो ये जो टोटल पैसा यहां से आ गया, यहां पर अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमारे देश के अंदर में ये टोटल पैसा निकल कर आ गया कितना, ये हो गया लगभग 76%। तो 76% पैसा जो है वो यहां से आता है सरकार के पास में, अगर आप लोग इसको देखोगे। पर लेकिन बचा हुआ 24 जो रुपए हैं या फिर 24% है, गवर्नमेंट यहां पर बाहर से उधार उठाती है, तो वो उधार का पैसा आप लोगों के पास में आता है। तो इसका मतलब यह कि सबसे ज्यादा सरकार जो है वो बाहर से उधार उठाती है, लगभग 24 रुपए जो सरकार के पास में आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ये तो देखो एक तरीके से सरकार को उल्टा करना है, पे करना है। इसीलिए जब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा पैसा सबसे ज्यादा जा कहां पे रहा है, तो वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई, जब उधारी सबसे ज्यादा ले रखी है तो सबसे ज्यादा पैसा भी फिर ऐसी तरीके से जाता हुआ नजर आएगा। ये देखो 20 रुपए इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहे हैं, जो सारे पैसे है, इसके बारे में भी अभी आप लोगों से बात करूंगा। तो यानी कि यहाँ पर टोटल जो बोरोइंग हो रही है उसका फिर इंटरेस्ट पेमेंट जाएगा, तो यहाँ भी अच्छा खासा पैसा जाएगा। भाई लोन लेकर आते हो तो पैसा देते हो ना, तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए कि इनकम टैक्स से ज्यादा आता है, जीएसटी से ज्यादा आता है, तो इनकम टैक्स से ज्यादा आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आता है, ठीक है, नॉन टैक्स रिसिप्ट, और इसी के साथ में नॉन डेट जो यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट हो गया, उससे कस्टम से या फिर यहाँ पर यूनियन एक्साइज से कितना आता है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आ जाए तो एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में रखना है।
इस वाली स्लाइड में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए। ये तो आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा पैसा उधार ले रखा है, तो भाई साहब बाहर पैसा जाएगा भी, ठीक है। उधार लोगे तो भाई आप लोगों को उसका इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो एक अलग हो गया। अब यहां से बात करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा जाता कहां पर है। भाई आज की डेट में हमारे देश के अंदर में सरकार जो है वो पैसे को इकट्ठा करती है जीएसटी के तौर पर, जो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स आता है वो भी सरकार के पास में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो फिर यहाँ पर स्टेट के पास में, स्टेट को भी तो पैसा देना पड़ेगा ना उसमें से। तो लगभग टोटल जो हमारे पास में जो टैक्स और ड्यूटीज इकट्ठे होते हैं, 100 रुपए अगर होते हैं तो 22 रुपए यहाँ पर स्टेट के साथ में शेयर किए जाते हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ में ये 22 रुपए तो यहां से आ गए निकल कर। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इसके बाद में फाइनेंस कमीशन जब सरकार बनाती है तो फिर वो बताता है कि कितना पैसा यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है स्टेट गवर्नमेंट के खाते में, ठीक है। तो फिर यहां से भी फाइनेंस कमीशन भी जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर करवाते हैं कई सारे पैसे अलग अलग एरिया में। तो इससे भी आप लोगों को देखने को मिलता है लगभग 8% यहां से चला जाता है, ठीक है। बाकी का अगर अब आप लोग बात करें, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा रहे हैं आजकल। यहाँ पर अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू देने जा रहा था बच्चा, उससे बात हो रही थी, तो उससे पूछा गया हमारे देश में सरकार जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ज्यादा खर्च करती है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में ज्यादा खर्च करती है। तो याद रखना सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसी है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, फिर आप लोग इसको पता चला पाओगे कि भाई बात क्या की जा रही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है अगर उन स्कीम को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। जैसे किसानों को अभी पैसा दिया जा रहा है 6-6 हजार रुपए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 2-2 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट जा रही है तो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंप्लीमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है उसको, पर लेकिन पैसा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो इसलिए इसको सेंट्रल की सेक्टर स्कीम बोल दी कि सेंटर के पास में से निकल कर आ रही है, ठीक है। बाकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, भाई यहाँ पर पैसा जो है वो दोनों के द्वारा शेयर किया जाता है। जैसे 40% सेंटर ने दे दिया, एक तरीके से 60% स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी, तो मिलजुल कर काम करने वाली बात होती है। तो यहाँ पर पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से जो निकलेगा उसमें टोटल 8% इसमें खर्चा जाएगा, ठीक है। बाकी का हमारे देश के अंदर में आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि सरकार जो है कई बार सब्सिडी देती हुई नजर आती है। अभी जैसे एसएलवी के एप्लीकेशन पर जो क्लासेस चलती हैं उनमें डिस्काउंट कूपन कोड लगा रखा था, तो उसमें एक बच्चा कह रहा है कि सर सब्सिडी कब तक है, मतलब डिस्काउंट कूपन कोड कब तक है। तो मुझे बड़ी हंसी छूटी, मैंने कहा यार ये देखो यहाँ पर भी डिस्काउंट का जो वर्ड का जो इस्तेमाल है वो सब्सिडी कर ली, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो सब्सिडी में लगभग गवर्नमेंट अगर 100 रुपए कमाती है तो 6 रुपए सब्सिडी में देती है, ठीक है। और दूसरा डिफेंस के बारे में बात करें तो टोटल जो खर्चा होता है उसका लगभग 8% जो है वो डिफेंस में खर्च करती है, क्योंकि देश की सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो 8% यहाँ पर जाता है। बाकी जैसे हमारे देश के अंदर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन दी जाती है, खासकर मिलिट्री पर्सनल आप लोग बोल सकते हैं। तो सरकार 100 रुपए में से 4 रुपए जो है वो पेंशन पे खर्च करती है। और बाकी सरकार यार और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई साहब एक साल में आप लोगों ने जैसे बजट बना लिया कि भाई एक साल में कुछ और भी खर्चे होंगे। तो बहुत सारे मिसलेनियस जो खर्चे होते हैं वो यहाँ पर कंसीडर कर लिए जाते हैं। कई सारे लोग ये कहते हैं इसको कि भाई साहब सरकार जो है ये बताती नहीं है कहाँ खर्च कर रही है, ये सरकार की पॉकेट में जाते हैं, तो थोड़ा तो अपना भी खर्चा निकलता है ना। तो ये कहते हैं कि 100 रुपए में से 8 रुपए सरकार की पॉकेट में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब जो भी है ये आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ से याद रखना है कि सबसे ज्यादा पैसा जो है हमारे देश के अंदर में वो आज की डेट में स्टेट के साथ में शेयर में जा रहा है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जा रहा है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर ये डिफेंस और फाइनेंस जो है ये इक्वल हो गए और अदर वाले, और यहाँ पर ये सेंट्रल, ये 4-8 है आप लोगों के सामने। ये तो आप लोगों को ज्यादा डाउट भी नहीं होगा, इनको सारों को एक साथ में ही रख लेना, ठीक है। जैसे अदर एक्सपेंडिचर हो गए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, या फाइनेंस जो है यहाँ पर फाइनेंस जो कमीशन है उसके द्वारा दिया गया पैसा, और डिफेंस। तो 4 तो 8 ही हो गए, आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए याद रखने में, ठीक है। बाकी मेजर जो सब्सिडीज है जो छूट दी जाती है सरकार के द्वारा, उसमें आप लोगों को यहाँ पर 6% जाता हुआ नजर आता है। तो ये पैसा आता कहां से है और ये जाता कहां से है, ये टाइम टू टाइम कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हल्का सा पता होना चाहिए कि सरकार कमा कहां रही है और खर्च कहां कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे यार आप लोगों का ही पैसा है ना, टैक्स पेयर की ही मनी है, तो अपने पैसे का ध्यान नहीं रखोगे कि आप लोग कहां से आ रहे हैं और कहां पर जा रहा है, तो इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 ऐसे एरिया हैं जिसमें इन्होंने बोला है कि हम लोग को यहाँ से हम लोग रिफॉर्म लेकर आएंगे। हम इसी तरीके से दो फ्यूल होगा वो रिफॉर्म होगा, फिर हम लोग यहाँ पर सबको इंक्लूसिवली साथ लेकर चलेंगे, तभी हम लोग यहाँ पर विकसित भारत बनाएंगे।
तो विकसित भारत की जर्नी जो है वो यहाँ पर चलने वाली है और ये 4 एरिया जो हैं ये आप लोग के फोकस होने वाले हैं। तो डेवलपमेंट तक अगर जाना है तो खेती-बाड़ी बढ़नी है, छोटे-छोटे लघु उद्योग बढ़ने हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ना है और देश में से एक्सपोर्ट भी होना है, तब जाकर हम लोग अपने देश को एक डेवलप कंट्री बनाएँगे। तो विकसित भारत तक पहुँचने का जो रास्ता है, वो इन 4 स्टेशन से होता हुआ जाता है, सरकार ये बोल रही है। एक लाइन हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा बोली गई है वो याद रखना कि ये जो देश है ये जस्ट एक मिट्टी नहीं है कि वैसा भी एक मिट्टी है देश है यहाँ पर। ये देश जो है ये इसके लोगों का देश है यहाँ पर। और ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी गई थी ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखनी है, जिसके बेसिस पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताया था कि हम लोग अपने देश को विकसित कैसे बनाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा बोली गई है, तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर याद रखना। ये स्टेटमेंट एक जो तमिलियन पोएट है उनकी दी हुई स्टेटमेंट है यहाँ पर और ये बड़ी फेमस हो गई, ये भी ट्रेंड कर रही थी यहाँ पर जैसे ही इनका जो स्पीच आया था निकल कर। तो तेलुगु पोएट है उनके द्वारा यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है। इसको बोला गया कि देश माटे मिट्टी का दोए, ये है देश माटे मिट्टी का दोए और देश माटे ये है मानुष लोए। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये बोला गया कि हमारी जो कंट्री है बस वो एक मिट्टी नहीं है कि हाँ भाई साहब यहाँ पर ये एक धरती है, यहाँ ये एक लोगों का देश है यहाँ पर और इसको ही आप लोग को आगे भारत को विकसित बनाना है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो ये पूछे आप लोगों से कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, क्योंकि खुद यहाँ पर हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ये पार्लियामेंट के अंदर में स्टेटमेंट पढ़ी है जिसको लेकर बार बार यहाँ पर बातें भी की रही थी। तो ये आप लोगों से एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमारे देश के अंदर में प्रॉपर डेवलपमेंट करना है तो यहाँ पर डेवलपमेंट किसका होना चाहिए, गरीब का डेवलपमेंट होना चाहिए, एक यूथ जो है उसको जॉब मिलनी चाहिए, यहाँ पर अन्नदाता किसानों के ऊपर फोकस होना चाहिए और नारी, ये 4 ऐसे एरिया हैं जिनको आप लोग को अगर देश को डेवलप बनाना है तो इनको आप लोग को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इनके द्वारा बात की गई अपनी खेतीबाड़ी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में और एक नई स्कीम मार्केट में रख दी यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको बोला गया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये क्या करेगा, यहाँ पर डेवलप किया जाएगा एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। यानी कि देश के अंदर में टोटल मिलाकर 100 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको यहाँ पर प्रॉपर एग्रीकल्चर के बेस पर डेवलप किया जाएगा। इससे 1.7 करोड़ फार्मर को फायदा पहुंचेगा। तो ये स्कीम यहाँ पर इनके द्वारा अनाउंस की गई बजट के अंदर में। तो डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में कि ये क्या है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें यहाँ पर एक काफी अच्छा डेवलपमेंट है कि फैसिलिटी रहेगी शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए 7.7 करोड़ फार्मर के लिए। ये यहाँ पर इनहेंस कर दी गई है 5 लाख तक की। पहले ये लगभग 3 लाख की हुआ करती थी, अब इसको 5 लाख बढ़ा दिया गया है। तो बहुत सारे किसानों को फायदा होगा, उनको अपना बीज वगैरह वो सारी चीजें लेकर आनी है। तो इससे एक पॉजिटिव एक इनपुट आप लोग को आता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर मिशन फॉर द कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन कपास बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसको इंप्रूव करने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए हमारे देश के अंदर में सरकार जो है वो सपोर्ट करेगी। कॉटन में हमारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाले स्टेट कौन सा है, देखता हूं कौन बताता है। ठीक है, कई बार न्यूज में भी रहा है यहाँ पर, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, अभी फिलहाल के टाइम पर मखाने जो है बहुत ज्यादा न्यूज में थे और हमारे देश के अंदर में मैक्सिमम मखाने 80 से 90% मखाने अकेले बिहार से निकल कर आते हैं। तो बिहार के अंदर में मखाने को इंप्रूव करना, प्रोड्यूस करना, प्रोसेसिंग करना, उसके लिए मखाना बोर्ड बिहार के अंदर में बनाया जा रहा है। ऑलरेडी एग्जाम में आप लोगों से टी बोर्ड के बारे में, कॉफी बोर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले टर्मरिक बोर्ड के बारे में द हिंदू में डिस्कशन किया था न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस में, आप लोगों ने उसमें आंसर भी आप लोगों को बताइए अगर रेगुलरली आप लोग सुन रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ऐड कर लेना कि भारत में मखाना बोर्ड जो है वो बिहार में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो हाई यील्ड वैरायटी सीड है जिनसे ज्यादा पैदावार होती है उनके ऊपर में फोकस करेंगे और खासकर पेस्ट रेजिस्टेंस, एक तरीके से क्लाइमेट रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर कीट पतंगे कम लगते हो, पैदावार ज्यादा होती है, क्लाइमेट को झेलने वाले ऐसे बीज जो हैं वो सामने निकल कर आएंगे। ठीक है, पल्सेस के बारे में बात की जा रही है, दाल को लेकर बहुत फोकस दिया जा रहा है क्योंकि आज की डेट में आप लोगों ने कई बार फोकस सुना होगा कि एक स्टेंजा यूज किया जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यहाँ पर दाल भी इतनी महंगी हो गई है कि भाई साहब वही नहीं मिल पाती आज की डेट में। तो इसलिए 6 साल का एक मिशन लेकर आ रहे हैं 3 दालों के लिए, याद रखना, एक तो है तूर, दूसरा है उड़द और तीसरा है मैसूर। ठीक है, तो ये 3 दालों पर फोकस किया जाएगा कि कैसे इनको इतना अच्छा बना सकते हैं कि क्लाइमेट का कोई इंपैक्ट ना पड़े। प्रोटीन के लिए देखेंगे, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको लेकर चलने वाले हैं, तो इस पर फोकस रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसमें सरकार किसानों को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी अच्छे लेवल पर। ठीक है,
और कम से कम इनको पैसे के लिए भी एश्योरेंस देगी कि हाँ पैसे भी तुमको मिलेंगे अगर ढंग से इनको उगाकर चला जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हमारे देश के अंदर में आप लोगों ने एक चीज फील की होगी कि गांव गांव में आज की डेट में पोस्ट ऑफिस देखने को मिल जाता है। आप लोग के गांव में भी होगा, ऐसा है कि आप लोग के गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं है, सबके में है। इंडियन पोस्ट को एक ऐसे तरीके से यूज किया जा रहा है कि भाई ये इकोनॉमी को डेवलप करेगा, क्योंकि हमारे देश में हर गांव में पोस्ट ऑफिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको एक तरीके से हब बनाया जा रहा है। कई सारी जो इंस्टीट्यूशनल सर्विस होती है सरकार के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ईएमआई, वो सब चीजें, या क्रेडिट सर्विस, इसी के साथ में इंश्योरेंस, डिजिटल सर्विस का असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए, तो यहां पर इनको छोटे छोटे बैंक की तरीके से डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि वो तो दिन गए कि चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, तो चिट्ठी तो आज की डेट में यार कोई भेजता नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा जो आप लोग याद रख सकते हैं। अब जब डेवलपमेंट की बात चल रही है तो बिना छोटे छोटे लघु उद्योग के आप लोग डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो? तो जो लघु उद्योग होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो छोटे छोटे लघु उद्योग या जो मीडियम वाले जो उद्योग होते हैं, उनको कैसे आगे लेकर चल सकते हैं हमारे देश के अंदर में? तो इसके लिए एक सपोर्ट तो आप लोग को ये रहेगा कि भाई साहब एक कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जिसकी लिमिट 5 लाख तक रहेगी, ताकि अगर किसी को कभी भी कोई दिक्कत आती है, आज के डेट में बहुत सारे बिजनेस काम धंधे इसलिए बंद हो जाते हैं कि भाई उनके पास में कोई पैसा नहीं होता है। तो उद्यम पोर्टल के थ्रू रजिस्टर कोई करेगा तो उसको यहाँ पर एक तरीके का इस तरीका सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और इन फर्स्ट ईयर 10 लाख ऐसे कार्ड इशू किए जाएंगे। तो सोचो सरकार कितने सारे लोगों को बिजनेस करने के लिए प्रेरित कर रही है, ये आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में स्कीम है फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के लिए, जो पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जो हैं, जिसमें महिलाएं हो गई, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हो गए, इस नई स्कीम के तहत में यहाँ पर 2 करोड़ तक का 5 साल के लिए उनको यहाँ पर ये लोन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीका इनिशिएटिव है। बिजनेस बढ़ेंगे तो लोगों को जॉब मिलेगी और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का जो गुजर बसर है वो ठीक से कर पाएंगे। तो ये एक सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा सरकार का। बाकी कुछ ही ऐसे पॉइंट है जिसमें से ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आज की डेट में कोई भी खिलौना आप लोग लेकर आते हो तो मेड इन चाइना लिखा रहता है। तो हम लोग मेड इन इंडिया ब्रांड के खिलौने अपने देश के अंदर में बनाएंगे और सरकार सपोर्ट करेगी। अगर इस फील्ड में आप लोग खिलौने वाले फील्ड में जाते हो, किसी के भी यहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके घर पर क्या आता है, खिलौने आते हैं भाई साहब भर भर कर। और इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं तो सोचो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो सरकार कह रही है कि सारा का सारा माल जो है वो बाहर से लेकर आते हैं, वो नहीं चलेगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो आज की डेट में हमारे देश के अंदर में जो जूते चप्पल हो गए, वो वाला सेक्टर भी उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं 22 लाख के करीब लोग जो हैं आज की डेट में आप लोग बोल सकते हैं 22 के लाख करीब पर्सन, और इसी के साथ में 4 लाख करोड़ से यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि ये आज की डेट में टर्नओवर और एक्सपोर्ट भी कर सकता है लगभग 1 लाख करोड़। तो बहुत बड़ा सेक्टर है आज की डेट में। इस सेक्टर में वियतनाम, बांग्लादेश बहुत आगे हैं। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग वाले में हमारा बहुत ही एक तरीके से पीछे रह गए, इसमें फिर से बिहार आ गया। इसीलिए कहते हैं कि बिहार के अंदर में मखाना बोर्ड बिहार के अंदर में हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी भी बिहार के अंदर में स्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये इसी के लिए कई बार जो है हाउल हो रहा था वहां पर पार्लियामेंट के अंदर में कि सब कुछ बिहार को ही दे दो। ये यूनियन बजट नहीं है, बिहार बजट है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आज के डेट में जो बैठी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो बिहार सरकार की सपोर्ट से बैठी हुई है। क्योंकि बिहार ने बैकएंड पे सपोर्ट दे रखा है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, जिसकी वजह से फुल मेजोरिटी नहीं थी। तो इसलिए इतना यहाँ पर करना पड़ रहा है यहाँ पर इसके बदले में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी गारंटी स्कीम है। तो यहाँ पर जो स्टार्टअप वगैरह हैं या जो मीडियम एंटरप्राइज हैं, उनको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, और 10 से 20, ये वाला जरूर याद रखना ओए सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है। और दूसरा ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है वो कहां पर स्टेब्लिश किया जा रहा है, तो बिहार के अंदर में। अच्छा, रेगुलरली जब मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करता हूं तो कई बार यहां पर आप लोगों से ये पूछा जाता है उसके अंदर में कि कहां आप लोग माइक्रो बोलोगे, कि भाई साहब कहां स्मॉल बोलोगे और कहां मीडियम बोलोगे। यानी कि कौन से उद्योग को आप लोग यहां पर माइक्रो बोलोगे, कौन से को आप लोग स्मॉल बोलोगे और कौन से को मीडियम बोलोगे। यानी कि बहुत ही सूक्ष्म, थोड़ा सा बड़ा, उससे बड़ा। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें बोला गया कि करंट जो है यहाँ पर 1 करोड़ तक का अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको माइक्रो बोलते हैं। उसको बढ़ाकर 2.5 करोड़ वाले को माइक्रो बोला जाएगा। स्मॉल एंटरप्राइज जो है वो 10 करोड़ तक का था, अभी इसको 25 करोड़ का कर दिया गया है कि 25 करोड़ वाले को स्मॉल बोला जाएगा। और मीडियम एंटरप्राइज जो था वो 50 करोड़ की कैटेगरी में था, अभी इसको यहां पर 125 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नया रिवाइज वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने वाला पॉइंट है। टर्नओवर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो 5 था पहले, यहां पर 5 करोड़ टर्नओवर, अब इसको रिवाइज कर 10 करोड़ कर दिया है।
50 करोड़ था टर्नओवर, अब इसको बढ़ाकर यहाँ पर 100 करोड़ कर दिया है, और 250 करोड़ था यहाँ पर टर्नओवर, अब इसको बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से आप लोग डेवलपमेंट बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जिस पे टैक्स लगते थे तो टैक्स कम लगेंगे और उनको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर में आधे बिजनेस इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट कमा नहीं पाते हैं और सरकार से सपोर्ट मिल नहीं पाती है। तो क्राइटेरिया को चेंज करने से उनके ऊपर में टैक्स भी कम लगेगा और सरकार की सपोर्ट भी मिलती हुई नजर आएगी, तो वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोग बोल सकते हैं। लोगों के लिए क्या कर रही है, इकोनॉमी में क्या डाल रहे हैं और इनोवेशन के पॉइंट ऑफ से सरकार क्या कर रही है ताकि देश को डेवलप बनाया जाए। तो सबसे पहले यहां पर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 ये सामने निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर जो आईटीज हैं उनको और ज्यादा अच्छे से इनहेंस किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, डे केयर कैंसर से रिलेटेड है यहाँ पर, ये डे केयर कैंसर सेंटर जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम निकाली जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि एक तरीके से डिजिटल फॉर्म में आप लोगों को इंडियन लैंग्वेज की जो बुक है स्कूल और हायर एजुकेशन में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आज की डेट में इंग्लिश का कंटेंट जो है वो तो हर जगह मिल जाता है, आप लोगों को हिंदी का कंटेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम इसी के लिए है कि ताकि डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज की किताबें आप लोगों को मिल सके सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर बताइए तथा यहाँ पर 8वें शेड्यूल के अंदर में टोटल कितनी लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट देखते हुए आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल, यानी कि स्किल डेवलपमेंट पर सरकार काम करेगी ताकि कल को चलकर हम लोग अपनी स्किल को हम लोग आगे भी एक्सपोर्ट कर सकें। मैंने इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि सर्विस कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में हम लोग यहाँ पर। तो अगर हमारे देश के अंदर में स्किल बढ़ेगी तो बाहर हम लोग सर्विस और एक्सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अटल टिंकरिंग लैब जो है, ये 50,000 लैब जो है वो सेटअप की जाएगी अगले 5 साल में, जो कि स्कूल के अंदर में बच्चों के सोचने समझने की क्षमता बढ़ाती है। तो ये बहुत फायदेमंद है, एक इनोवेटिव एक आइडिया देती है बच्चों को। ठीक है, साथ ही साथ में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे चल रही है, तो सेंटर गवर्नमेंट ने बोला है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। एजुकेशन के अंदर में इसको इनबिल्ट किया जा रहा है और इसके लिए 500 करोड़ रुपए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी तो लंबे समय से चली रही है, और आप लोगों को याद होगा रेगुलर वीडियो में मैंने आप लोगों से एसर रिपोर्ट की बात की थी। एसर रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, एक प्रथम नाम की एनजीओ है जो प्रस्तुत करती है हमारे देश के अंदर में। तो उसमें बताया था कि सरकार में किस तरीके से अच्छे लेवल पर बढ़ रहे हैं स्कूल। तो यहाँ पर सरकार के जो ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी और प्राइमरी जो खासकर जो स्कूल्स हैं और जो हेल्थ केयर सेंटर हैं गांव वाले एरिया में, उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलती है, बहुत समस्या होती है। तो वहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है। तो मेडिकल एजुकेशन में यहाँ पर 10,000 एडिशनल सीट जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और फिर आगे चलकर जो टारगेट है ये 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने का है 5 साल के अंदर में। डॉक्टर की बहुत कमी है हमारे देश के अंदर में, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो को ये सही करने की कोशिश की जा रही है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हर 1,000 लोगों के ऊपर में एक डॉक्टर कम से कम होना चाहिए। हमारे देश का रेशियो क्या है बताइए जरा, देखता हूँ किस किस को याद है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। किसके लिए है ये स्कीम, अच्छा ये बताइए, देखता हूं कौन बताते हैं यहाँ पर। ये लोन प्रोवाइड कराएगी यहाँ पर एक तरीके से ऐसे सेक्शन के लिए जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है, तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगी। अच्छा, इसकी स्कीम की फुल फॉर्म बताइए। ये आप लोगों को स्कीम बता रहा है, ये पहले भी क्वेश्चन आप लोगों से देखो पूछे जा चुके हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर जब एक बार क्वेश्चन बन जाता है और वो फिर उसके बारे में अगर बजट में बात कर दी, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ पर। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसी स्कीम आ रही है यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। और कुछ हो चाहे ना पता हो आप लोगों को, एटलीस्ट इसके बारे में कई बार आप लोगों से ना फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आप लोगों से पूछी ली जाती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे मैंने इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि एटलीस्ट आप लोग ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर भी आप लोगों के सामने यहाँ पर इसी तरीके की ये न्यूज आ रही है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पता रहेगा तो आप लोगों को ये पता रहेगा, फुल फॉर्म पता रहेगा तो ये किसके बारे में बात की जा रही है। तो फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, यानी कि जो सड़कों पर आज की डेट में कोई चूड़ी बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, यहाँ पर उनके ऊपर में फोकस देने की बात की गई थी। और ये एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है उन लोगों के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलती है, ताकि सड़कों पर सामान बेचने वाले लोगों को एक बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी में लोन प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, तो उनके लिए है।
साथ ही साथ में वेलफेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, जैसे कि आज की डेट में आप लोगों को पता है भाई, कहीं ओला हो गया, कहीं उबर हो गया, कहीं आज की डेट में जोमेटो हो गया, अमेजन हो गया, या फिर इतने सारे आज की डेट में जो इंस्टामार्ट करके बहुत सारे नहीं ऐसे जो फटाफट डिलीवरी की बात करते हैं, ठीक है, तो 10 मिनट डिलीवरी वाले, तो इनके लिए कोई बात ही नहीं करता है, तो उनके वेलफेयर के लिए भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो पीएम जन आरोग्य योजना के तहत में उनको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी कम से कम ई श्रम पोर्टल के तहत जो रजिस्टर हो रखे हैं, ताकि कल को दिक्कत होता है, सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको सपोर्ट मिल सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें से आप लोग के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो ये एक बेसिक है जो कि आप लोग याद रखना। सारी की सारी स्लाइड जितनी भी हैं, सारी पीपीटी जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो पहले ही वीडियो के पहले ही लिंक के अंदर में कमेंट में मैं पोस्ट कर दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी कुछ और बेसिक बातें हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में डेवलप किया जाएगा, जल जीवन मिशन के तहत में यहाँ पर सबको पानी प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट याद रख लेना, जल जीवन मिशन का जिक्र जो है इकोनॉमिक सर्वे में भी था। तो 100% कवरेज जो है वो बात की जा रही है 2028 तक का, ताकि सबको पानी मिल सके। और आज मैंने आप लोगों से अभी यहाँ पर रिसेंटली देखिए दिल्ली के अंदर में पानी के अंदर में कितनी जो है माइक्रो प्लास्टिक पाई जा रही है, तो वो चीजें हैं। पावर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पर। अर्बन में क्या क्या चैलेंज है, शहर वाले एरिया में कहीं पानी नहीं है तो कहीं साफ सफाई नहीं है, तो बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में एसेट्स मोनेटाइजेशन के तहत भी 10 लाख करोड़ रुपए के नई प्रोजेक्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो सरकार अर्बन वाले एरिया को प्रेफरेंस देकर चल रही है। इस वाली स्लाइड में आप लोग को एक तो उड़ान स्कीम के बारे में याद रखना है। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए उड़े देश का आम नागरिक स्कीम आई थी। इसमें बात की जा रही है 120 नए पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनमें 4 करोड़ लोग आगे जल्दी ही ऐड होते हुए न जाएंगे पैसेंजर के तौर पर, ठीक है। आप लोगों ने देखा अभी रिसेंटली नदियों को कनेक्ट किया जा रहा है, तो 25,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर में भी फोकस किया जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आप लोग याद रखना, भारत के अंदर में बिहार के अंदर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब ये होता है कि भाई एक ऐसा एयरपोर्ट जहां पर आप लोग स्क्रैच से चीजों को स्टार्ट करोगे। तो वेस्ट कोसी कैनाल जो है उसके ऊपर में काम किया जा रहा है, ग्रीन फील्ड जो है उस एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा यहाँ पर। तो बिहार के लिए काफी कुछ सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पर कराया गया, ठीक है। टूरिज्म बढ़ाने के लिए बात की जा रही है कि लगभग 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किए जाएंगे स्टेट के साथ में पार्टनरशिप करके। और ई वीजा फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि जब कोई बाहर से हमारे देश के अंदर में आता है तो भाई वो बहुत सारी जगह घूमता है, तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्किल डेवलपमेंट रहेगी, तो भाई साहब बहुत सारे यूथ को वहां पर काम मिलेगा, बहुत सारे टूरिस्ट गाइड भी बन जाते हैं। इसी के साथ में कई सारे स्टेट को सपोर्ट प्रोवाइड करा देंगे, मुद्रा लोन भी दिया जाएगा सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। और अगर कहीं घूमने जाना है भाई, कनेक्टिविटी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। 15,000 करोड़ रुपए का और भी यहाँ पर फंड जो है वो देखने को मिलेगा चीजों को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग लेवल पर, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, ये यहाँ पर बात की जा रही है इनोवेशन के फील्ड में, तो इसके लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम देखने को मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा देश काफी पीछे रह जाता है, तो सरकार कह रही है अब आईआईटीज और जो आईएससीज हैं, यानी कि जो आईआईटीज हैं और जो हमारे देश के अंदर में एमबीए के कॉलेज हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में हमारे देश के अंदर में बात की जा रही है किसके बारे में, जीन बैंक फॉर क्रॉप्स। हमारे देश के अंदर में जो क्रॉप्स हैं उनमें खासकर उनके लिए जीन बैंक्स के बारे में बात की जा रही है, ये जम प्लाज्म, ठीक है। तो इसमें सेकंड जीन बैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कि आप लोगों को सेटअप किया जाएगा, ताकि देश के अंदर में न्यूट्रिशनल और फूड सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर भी फोकस किया जा सके, ठीक है। नेशनल जियो स्पेशल मिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पीएम गति शक्ति आप लोगों को पता है कि हमारे देश में कहां कहां क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सबका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर सरकार जो है वो अपने पास लेकर आ रही है आज किट में, तो इसके ऊपर में पूरा फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में ज्ञान भारतम मिशन, ये अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन किया जा रहा है हमारे देश में जो मनुस्क्रिप्ट है, ताकि हमारे देश के अंदर में जो भी 1 करोड़ के करीब जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं उनको यहाँ पर डिजिटल अपने देश की जो लाइब्रेरी है उसमें उनको अपडेट किया जा सके। क्योंकि कई बार कई सारे डेटा हमारे पास में ऑलरेडी रहते तो हैं पर डिजिटल फॉर्म में नहीं रहते हैं, डिजिटल फॉर्म में रहेंगे तो कोई कहीं से भी उनको एक्सेस कर पाएगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। एक जहां से डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, एफडीआई हमारे देश के अंदर में इंश्योरेंस वाले सेक्टर में ये 74% तक हुआ करती थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आता था, अब बढ़ाकर इसको 100% कर दिया गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना।
देश के अंदर में टैक्स में जो रिफॉर्म लेकर सरकार आ रही है उसके लिए नया इनकम टैक्स अभी बिल लेकर आएगी, ये अनाउंस कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। और जल्दी इसके लिए रेगुलेटरी प्रोविजन भी रहेंगे। क्या क्या मुद्दा है? जन विश्वास बिल लेकर आई जा रही है, यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज करने के लिए उन लोगों के लिए जो कि कई बार एक तरीके ना जो चोरी चकारी करते हुए पाए जाते हैं टैक्स को लेकर, तो उसके लिए भी यहाँ पर कई सारे प्रोविजन है, तो उसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है अब, ताकि देश के अंदर में चीजों को सपोर्ट किया जा सके। हमारे देश के अंदर में दवाई को लेकर कई बार समस्या रहती है, तो 36 लाइफ सेविंग जो ड्रग्स है यहाँ पर उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है भाई साहब। आज की डेट में उनके ऊपर में कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और 6 मेडिसिन ऐसी हैं जिनको 5% की कैटेगरी में लाया गया है। 37 मेडिसिन और 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम जो है उनको भी लिस्ट में यहाँ पर एक तरीके से एग्जेम्प्ट किया गया है। तो यहाँ पर खासकर अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने कई बार सुना है कि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां बहुत महंगी है, तो वहां पर एक सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। और जिसको लेकर सब परेशान थे कि भाई इनकम टैक्स के लिए, तो बोला गया कि अब आप लोग का जो इनकम टैक्स है वो 12 लाख तक का कोई इनकम टैक्स अब आप लोग के ऊपर में नहीं लगेगा। और इसके अलावा बाकी सरकार कहाँ-कहाँ कितना पैसा दे रही है, ये मेजर एक्सपेंडिचर है सरकार के। डिफेंस में कितना जा रहा है, गाँव में कितना जा रहा है, होम मिनिस्ट्री में कितना जा रहा है, ठीक है? हेल्थ में कितना जा रहा है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों के सामने है। बाकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जिसको नहीं पता है, एसएलवी का एप्लीकेशन और वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जहां पर पुराने पीवाईक्यूज भी आप लोग जाकर सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में टेस्ट सीरीज रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हर संडे को टेस्ट देखने को मिलता है आप लोगों को। यहाँ पर क्विज भी रहते हैं आप लोग के रेगुलरली, इनको आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। एसएलवी सॉरी एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 4.9 की रेटिंग है, तो कंटेंट का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो कनेक्ट जरूर करिएगा अगर एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। बहुत सारे कोर्सेज आप लोग को देखने को मिल जाएंगे यूपीएससी के लिए, यहाँ पर ईपीएफओ के लिए, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, ऑप्शन सब्जेक्ट, सब कुछ है यहाँ पर डिटेल में तसल्ली में। टेस्ट सीरीज है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, इसको भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं।